आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो मेडिवल हिस्ट्री है उसका, ठीक है। तो आज हम दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 जो 1200 से 1400 जो हमने प्रीवियस यूनिट में कंप्लीट किया था आधा, और आधा इस यूनिट में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में करेंगे। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे खिलजीज़ और तुगलक्स के बारे में। बैबलन की डेथ कब होती है? बैबलन की डेथ होती है 1286 में, और दिल्ली फिर से एक कन्फ्यूजन में चला जाता है कुछ वक्त के लिए। बैबलन का जो चूजन सक्सेसर था वो था प्रिंस महमूद, जो बहुत ही जल्दी मर जाता है बैटल में, जब हैज़ डाइड, जो अर्लियर एक बैटल में मंगोल्स के साथ मर जाता है। फिर उसका दूसरा लड़का जो है, जो बुखरा खान है, उसे परफेर किया जाता है कि वो रूल करेगा बंगाल बिहार पे। ऑल थ्रू ही वाज इनवाइटेड बाय नोबल्स, उसको दिल्ली में बुलाया गया नोबल के द्वारा कि वो तख्त पे बैठे, आके दिल्ली का तख्त अज्यूम करे। हिंस एक ग्रैंड सन था बैलबन का, उसको इंस्टॉल किया गया दिल्ली के तख्त पे, लेकिन वो बहुत यंग था और इनएक्सपीरियंस था, ठीक है। ऐसी सिचुएशन, जो कन्फ्यूजन की सिचुएशन, और इतना बड़ा दिल्ली एम्पायर जो दिल्ली सल्तनत है उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा सकता, तो उसको बहुत सारे रिजेंटमेंट्स और अपोजिशंस जो है वो झेलने भी थे। एट एन अटेम्प्ट जो टर्किश नोबल्स ने जो मोनोपोलाइज करने की कोशिश की थी, बड़े ऑफिसेज जितने भी थे, हमने पिछले यूनिट में पढ़ा कि वो सारे जितने भी टर्किश ओरिजिन के जो नोबल्स थे उनके हाथ में थे, और बहुत से नॉन टर्किश और जो खिलजीज थे जो इंडिया में आए थे, ठीक है, गुरद इन्वेजन के टाइम पर, ठीक है, दे हैड नेवर रिसीव्ड, उनको कभी भी सफिशिएंट रिकॉग्नाइजेशन जो है, रिकॉग्निशन दिल्ली में मिला ही नहीं था। इसीलिए वो जो है बंगाल और बिहार की तरफ मूव कर गए थे अपनी कोई अपॉर्चुनिटी एडवांसमेंट के लिए। दे हैड ऑल्सो फाउंड एम्प्लॉयमेंट एज ए सोल्जर्स, उन्होंने जो है सोल्जर्स की भी एम्प्लॉयमेंट, अब बहुत सारे जो है वो पोस्टेड थे नॉर्थ वेस्ट में, है ना, ताकि मंगोल का जो चैलेंज है, जो कंटिन्यूस चैलेंज था कि मंगोल कहीं से इन्वेजन ना कर दे, वहाँ पर वो लोग स्टेशन थे। इन कोर्स ऑफ टाइम में बहुत सारे इंडियन मुस्लिम जो हैं वो भी एडमिट किए गए नोबिलिटी में, जो दिल्ली सल्तनत की है। तो वहाँ पे भी नाराज़गी थी, क्योंकि उन्हें भी जो है हाई ऑफिसेस, जो बड़े बड़े जो पोजीशंस थी, उस पर उन्हें भी नहीं प्रेफर किया जाता था, एज मे बी इन्फर्ड फ्रॉम द मैनर इन विच द इमाउद्दीन रायहान ने जो पुट अप किया अगेंस्ट बैलबन, कि बैलबन की खुद की एग्जांपल उसने सेट की थी कि अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद को जो है हैड डिमोन्स्ट्रेटेड कि एक सक्सेसफुल जनरल कुड असेंड टू द थ्रोन बाय आउटसिंग द सीजन एंड एस्टैब्लिशिंग अ डायनेस्टी, प्रोवाइडेड कि उसके पास सफिशिएंट सपोर्ट हो नोबिलिटी की और आर्मी की। अब ये तो कन्फ्यूजन पैदा हुई है। अब जो है 1290 से लेके 1320 के बीच में राइज होता है खिलजीज का। फॉर दीज रीजन, इसी रीजन्स की वजह से एक ग्रुप ऑफ खिलजी नोबल्स जो है, जो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो लीड किए जाते थे, वो जो है, जो हु हैज़ बीन द वार्डन ऑफ मार्चेस, जो नॉर्थ वेस्ट को जो है क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, और बहुत बार उन्होंने सक्सेसफुली जो है मंगोल्स के साथ इंगेज भी किया, उनसे लड़े भी और डिफेंड भी किया। उन्होंने जो है ओवरथ्रो कर दिया जो इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर थे बैलबन के, 1290 में ओवरथ्रो करके जो खिलजी रेबेलियन है वो वाज वेलकम्ड बाय नॉन टर्किश सेक्शन ऑफ नोबिलिटी। टर्किश तो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने तो कंट्रोल किया हुआ था जो मेजर पोजीशंस थी गवर्नमेंट में, लेकिन जो नॉन टर्किश थे, जिनको नोबिलिटी की हाई पोस्ट से बाहर करके रखा हुआ था, उन्होंने इस चीज़ को जो है वेलकम किया। अब खिलजीज ने जो है, जो मिक्स ब्रीड थे, टर्किश भी थे और अफगान ओरिजिन के थे, मिक्स ब्रीड के थे, उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया टर्क्स को हाई ऑफिशियल से, बट जो राइज हुआ खिलजीज का पावर में, उसने कहीं ना कहीं जो मोनोपोली थी टर्किश की, जो हाई ऑफिसेज में, बड़े बड़े दफ्तरों में, वो ख़त्म कर दी। जलालुद्दीन ने सिर्फ कुछ वाइड जो है एक ब्रीफ पीरियड के लिए जो है 6 ईयर्स के लिए रूल किया। ये ही ट्राई टू, उसने जो है हार्श एस्पेक्ट जो थे, जो बैलबन के रूल में जो उसने सख्त कानून लागू किए हुए थे पूरे अपने एम्पायर में, उसको जो है कहीं ना कहीं मिटिगेट करने की और कम करने की कोशिश जो है वो की। अब ही वाज वो पहला रूलर था दिल्ली सल्तनत का जिसने क्लियरली जो है ये व्यू रखा स्टेट का, दैट स्टेट जो है बेस्ड होनी चाहिए, विलिंगली सपोर्ट होनी चाहिए, उसके गवर्नर के द्वारा सपोर्टेड होनी चाहिए, क्योंकि जो लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल है इंडिया में वो हिंदू हैं, और द स्टेट जो इंडिया है वो कभी भी ट्रूली एक इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकती, ये जलालुद्दीन का कहना था। तो उसने कहीं ना कहीं लोगों की और गुडविल में रहने के लिए, अच्छाई में रहने के लिए, जो है अच्छी नज़रों में रहने के लिए, उसने टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, टॉलरेट करना है, और अवॉइड किया किसी तरह की भी कोई सख्त सज़ा किसी को देने से। लेकिन हाउएवर जो बहुत सारे जो मेनी पीपल थे, इंक्लूडिंग जो उसके सपोर्टर्स थे, वो कंसीडर करते थे इसको एक वीक पॉलिसी, ठीक है, एक कमज़ोर नीति है ये।
और उस टाइम के लिए सूटेड नहीं थी। तो दिल्ली सल्तनत ने बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मन तो बहुत सारे थे, और इसी के रीज़न से एक सेंस ऑफ हमेशा से इनसिक्योरिटी, एक डर का माहौल, एक तनाव रहता था। जलालुद्दीन की पॉलिसी जो है वो सारी रिवर्स कर दी गई अलाउद्दीन ने, ठीक है, जिसने जो है बड़े ड्रास्टिक पनिशमेंट्स दी जिन्होंने उसको अपोज करने की कोशिश की। तो अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 के बीच में रूल करते हैं, वो थ्रोन पे आते हैं बाई ट्रेचरसली मर्डरिंग अपने अंकल को, जो उसका फादर इन लॉ भी था। आपने जो है वो पद्मावत में देखा भी होगा। तो वो जो है ओवरथ्रो करते हैं जलालुद्दीन खिलजी को। एज ए गवर्नर ऑफ नवाब जो है अलाउद्दीन जो है जो है उसके पास बड़ी वास्ट ट्रेजर था। उसने जो है देवगढ़ और दक्कन में जो है वो इन्वेड किया था। जलालुद्दीन जो है हैज़ गोन टू विजिट हिज नेफ्यू एट कारा एंड होपिंग टू गेटिंग होल्ड ऑफ द ट्रेजर। अब इसने जो है ये दक्कन से जो है ये देवगढ़ से ये ट्रेजर हासिल किया था, और जलालुद्दीन जो है वो कारा में गया कि चलो इससे ये ट्रेजर जो इसने हासिल किया, जो इसने लूटा पाट किया, ये मैं लेके आता हूँ इससे। तो बहुत सारी उसने आर्मी जो है अपनी पीछे ही छोड़ दी थी, और उसने गंगा रिवर को क्रॉस किया कुछ अपने फॉलोअर्स के साथ, ताकि उसका जो नेफ्यू है माइट नॉट फ्राइट एंड रन अवे, के डर के कहीं भाग ना जाए। लेकिन उस उल्टा अलाउद्दीन ने जो है उसके अंकल का मर्डर करके और बहुत सारे नोबल्स को जो है जीत के और सोल्जर्स को अपनी साइड में लेकर लेविशिस गोल्ड और सिल्वर बांट कर पैसा, ठीक है, बांट कर जो है अपनी तरफ कर लिया। और फॉर सम टाइम अलाउद्दीन ने जो है बड़े सीरीज ऑफ जो बगावत जो है उसके टाइम पे भी हुई, बट बाई डिसग्रंटेड नोबल्स एंड सम बाई कुछ अलाउद्दीन के अपने जो रिलेटिव्स थे उन्होंने भी बगावत की, ताकि जो है इसकी अपोजिशन करने के लिए। अब अलाउद्दीन ने क्या मेथड अडॉप्ट किया कि सीवियरिटी और रुथलेसनेस, बहुत सख्ती, ठीक है, जो बगावत करेगा उसका धड़ से गला अलग कर दो, सख्त सजाएं दो। तो जितने भी नोबल्स थे जिन्होंने डिफेक्ट किया था टू हिम, मतलब जो सोने की चांदी की लालच में जो इसकी तरफ भी आए थे ना, वो भी या तो मार दिए गए या उनको डिसमिस कर दिया उसने। मतलब जो तो डिसमिस कर दिया और उनकी प्रॉपर्टीज जो है पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर ली। बड़ी सीवियर पनिशमेंट्स जो है वो रेबेलियन मेंबर्स को दी गई, उनकी फैमिलीज को दी गई जिन्होंने बगावत की थी उसके खिलाफ। तो उसने ही रिस्टोर टू एक होलसेल मासेकर करने लगा मंगोल्स का। जितने भी मंगोल्स जो थे उनकी बुरी तरीके से उनको ख़त्म कर दिया गया, जान से मार दिया। और कपल थाउजेंड्स ऑफ देम जो दिल्ली में रहने लग गए थे इस्लाम कबूल करके इन टाइम्स ऑफ जलालुद्दीन, उनको भी ख़त्म कर दिया उसने। जो न्यूली कन्वर्टेड थे, जो अभी नए नए जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, उन्होंने भी बगावत की, डिमांड करने लगे कि उन्हें ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए लूट का जो गुजरात से की कैंपेन में हुआ है। अलाउद्दीन ने उनको भी जो है गिव हार्श पनिशमेंट, और यहाँ तक के इवन टू उसकी वाइफ्स और उनके बच्चों को भी। ए प्रैक्टिस विच अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन जो बैराबीन है एक न्यू वन था एंड वाज कंटिन्यू। तो ये एक नया एक सिस्टम चल गया जो उसके सक्सेसर्स ने बाद में कंटिन्यू किया। तो अलाउद्दीन ने बड़े फ्रेम किए सीरीज ऑफ रेगुलेशन प्रिवेंट करने के लिए नोबल्स को उसके अगेंस्ट जो किसी तरह की भी कोई साजिश रचने से। उनको फॉरबिडन किया हुआ था किसी तरह का भी बैंकेट या फेस्टिवल अटेंड करने से, होल्ड करने से, खुद रखने से, और कोई भी मैरिज अलाइंस जो है नहीं बनेगी बिटवीन नोबल्स, ठीक है, बिना उसकी परमिशन के। उसने कोई भी फेस्टिवल पार्टी, त्योहारों पे पार्टियाँ नहीं होंगी। उसने शराब और इंटॉक्सिकेंट जैसे नशीली पदार्थ वाली चीज़ों को बैन कर दिया, ठीक है। उसने एक स्पाई सर्विस जो है, जासूस की सर्विस जो है वो लॉन्च की, और इन्फॉर्म करेंगे सुल्तान को कि नोबल्स क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इन सारे जो हार्श मेथड्स की वजह से अलाउद्दीन जो है काउंट डाउन द नोबल, और इसने कहीं ना कहीं नोबल्स को काबू करके रखा और उन्हें कंप्लीटली अपने अंडर जो है क्राउन के अंडर रखा, और कोई फर्दर रेबेलियन जो है उसकी लाइफ टाइम में नहीं हुआ। लेकिन एक लॉन्ग रन में उसका मेथड जो है बड़ा हार्मफुल हुआ, डायनेस्टी के लिए बड़ा हार्मफुल प्रूव हुआ। जो ओल्ड नोबिलिटी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, और नई नोबिलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ा जो भी थ्रोन ऑफ दिल्ली पे बैठेगा। और ये अपेरेंट हो गया जैसे अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई 1316 में, उसका फेवरेट जो था मलिक गफूर, वो राइज हुआ, रेज्ड एक माइनर सन जो अलाउद्दीन का, उसको थ्रोन में बिठाया, और जो थ्रोन पे था उसको इम्प्रिजेंट करके जेल में डाल के, और ब्लाइंडेड हिज अदर सन, और बाकी जो उनके बच्चे थे उनको अंधा कर दिया। बिना कोई भी अपोजिशन जो है नोबल्स की तरफ से नहीं आया। इसके बाद गफूर को भी जो है पैलेस गार्ड ने मार दिया, और
ए हिंदू कन्वर्टेड जो था खुसराऊ, वो जो है थ्रोन पे बैठा। ऑल थ्रू जो हिस्टोरियन है उस टाइम पे वो एक्यूज़ करते हैं खुसरो के को कि वो उसने इस्लाम को वोलेट किया और कमिट किए हैं ये सारे क्राइम्स। द फैक्ट इज कि खुसरो कोई वाज नो वर्स देन द प्रीसीडिंग मोनार्क, वो पिछले मोनार्क से कोई अच्छा नहीं था और उससे उनसे कोई ज़्यादा बुरा भी नहीं था, बराबर ही था। और ना ही वो कोई इतना था, नोर वाज एनी ओपन रिजेंट वॉइस्ड अगेंस्ट हिम बाय एनी मुस्लिम नोबल्स और द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। लेकिन कोई आवाज़ भी तो नहीं उठाई ना किसी नोबल्स ने, ना कि पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली ने उसके खिलाफ जो वो काम कर रहा था। इवन जो निज़ामुद्दीन औलिया है, जो फेमस सूफी सेंट है दिल्ली के, उन्होंने इक्नॉलेज की जो खुसरो की, इक्नॉलेज किया खुसरो को, उसकी गिफ्ट एक्सेप्ट करके। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था। ये शो करता है कि जो मुस्लिम्स हैं दिल्ली के और जो नेबरिंग एरियाज़ हैं वो जो है ऐसे रेसिस्ट कंसिड्रेशन से दूर नहीं है, और वो प्रिपेयर्ड थे कि हम कोई भी बात मानेंगे एनी वंस इर्रिस्पेक्ट ऑफ हिज फैमिली और रेशियल बैकग्राउंड। ठीक है, हम उसकी हर बात मानेंगे, चाहे उसकी कोई भी फैमिली से बिलोंग करता हो, कोई भी उसका रेशियल बैकग्राउंड हो। कहीं ना कहीं इसने हेल्प किया, जो सोशल बेस था नोबिलिटी का वो और बढ़ गया। हाउएवर 1320 में एक ग्रुप ऑफ जो ऑफिसर थे लेड बाय गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने फिर से एक बगावत की और उन्होंने ओपन रेबेलियन करके एक हार्ड फोर्ट बैटल लड़ी कैपिटल में, और खसरो को जो है वो हरा कर मार दिया। यहीं से जो है गयासुद्दीन तुगलक से, यहीं से 1320 से जो है वो शुरू होगी तुगलक डायनेस्टी। 1320 से 1412 तक चलेगी तुगलक डायनेस्टी। अब गयासुद्दीन तुगलक ने एस्टैब्लिश की अपनी नई किंगडम जो 1412 तक रूल करेगी, और तुगलक के ने जो है 3 कॉम्पिटेंट रूलर हुए। एक गयासुद्दीन, दूसरा जो है उसका सन मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा जो है उसका नेफ्यू जो भतीजा था फिरोज शाह तुगलक। पहले 2 जो थे सुल्तान, उन्होंने रूल किया एक एम्पायर पे जो पूरी कंट्री थी ऑलमोस्ट उनके अंडर, क्योंकि जो है मलिक गफूर ने ऑलमोस्ट साउथ पूरा कॉन्कर कर लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ा एक्सपेंड किया था गुजरात से बंगाल तक और बंगाल से साउथ इंडिया तक। अब ये एम्पायर जो था, द एम्पायर जो फिरोज़ के अंडर था, मोहम्मद शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे जो है वो रूल कर रहे थे। लेकिन फिरोज़ का जो एम्पायर था वो जो है वो थोड़ा छोटा था, बट इवन देन इट वाज ऑलमोस्ट एज लार्ज, इतना बड़ा था जितने पे जो है रूल अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था। अब फिरोज़ की डेथ के बाद जो दिल्ली सल्तनत है वो फिर से डिसइंटीग्रेट हुई और नॉर्थ इंडिया जो है वो फिर से छोटी छोटी स्टेट्स में बट गया। लेकिन तुगलक कंटिन्यू रूल करते रहे 1412 तक। मतलब फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुई है 351 से 88 में, उसके बाद भी 1412 तक कुछ 20-22 साल का जो पीरियड है, 24 साल का, उसमें वो रूल करते रहे। दिल्ली का इन्वेजन तैमूर करता है 1398 में, और मे बी सैड टू बी मार्क द, यहाँ पे कहीं ना कहीं एंड होता है जो है तुगलक एम्पायर का, क्योंकि जो प्लंडरिंग और जो मैसेकर होता है तैमूर के द्वारा दिल्ली में वाज नेवर हर्ड ऑफ और नेवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिफोर एंड आफ्टर ऑल्सो। जैसे मंगोल्स ने किया था सेंट्रल एशिया में, वैसे दिल्ली में हो। ठीक है, हम अब देखेंगे, हम पहले ये एग्जामिन करेंगे कैसे ये रिमार्केबल एक्सपेंशन हुआ दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से, और फिर वेरियस जो इंटरनल रिफॉर्म्स हुए सुल्तान के पीरियड, सल्तनत के पीरियड, इस पीरियड में सल्तनत के, वो देखेंगे, और फैक्टर्स जिससे जो है सल्तनत लास्ट में डिसइंटीग्रेट हुई। तो एक्सपेंशन कैसे हुआ, कैसे दिल्ली सल्तनत इतनी बड़ी। तो हमने पहले देखा था जो ईस्टर्न राजस्थान था, इंक्लूडिंग जो अजमेर और कुछ जो नेबरिंग टेरिटरीज हैं, वो दिल्ली के कंट्रोल में आ गई थी, दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ गई थी बैलबन के टाइम से। रणथंबोर विच वाज जो मोस्ट पावरफुल राजपूत स्टेट था, वो भी हैज़ गॉन, अब इनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। जलालुद्दीन ने जो है वो इन्वेजन किया रणथंबोर का, बट इसे लगा कि ये टास्क जो है बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए। फिर साउथर्न और वेस्टर्न राजस्थान जो है वो फिर भी रिमेन आउटसाइड दिल्ली के कंट्रोल से बाहर ही था। ईस्ट राजस्थान इनके कंट्रोल में, लेकिन साउथ और जो वेस्ट है वो अभी भी जो है इनके दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में नहीं था, रणथंबोर भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी की पावर जो है वो राइज हुई और एक नई सिचुएशन डेवलप हुई विद इन द फ्यू स्पेन, जो 25 ईयर्स का टाइम है, जो आर्मी थी दिल्ली सल्तनत की, ना सिर्फ उसने गुजरात और मालवा को अपने कंट्रोल में लिया, लेकिन बल्कि उन्होंने जो है मोस्ट ऑफ द जो प्रिंसेस थे, जो राजकुमार थे, जो राजस्थान के जो राजपूत थे, उनको भी अपने कंट्रोल में लिया। दे ऑल्सो अवरन, उन्होंने दक्कन, साउथ इंडिया, जो मदुराई है वहाँ तक अपना कंट्रोल जो है बना लिया था। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में एक अटेम्प्ट मेड विद के वास्ट एरिया जो है डायरेक्ट कंट्रोल में रखा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में दिल्ली के।
तो जो नया फेज़ था एक्सपेंशन का, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो इनिशिएट किया गया था, शुरू किया था, वो उसके सक्सेसर्स ने भी कंटिन्यू किया। ये क्लाइमैक्स पे पहुंचा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। तो हमने ऑलरेडी देखा है कैसे दिल्ली सल्तनत ने ग्रेजुअली जो है गियर्ड अप किया फेज़ ऑफ एक्सपेंशन, कैसे मालवा, गुजरात, देवगर जो है वो राजपूत डायनेस्टीज़ के द्वारा रूल किया जाता था, और मोस्ट ऑफ द विच जो है एग्जिस्टेंस में आया एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ 30th सेंचुरी में। डिस्पाइट जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ टर्किश रूल जो है गंगा वैली में, ये डायनेस्टीज जो है ना उन्होंने हार्डली चेंज्ड देयर ओल्ड वे, जो पुराने उनके तरीके थे। मोर एवर जो ईच वन ऑफ देम वो जो थे कंटेंडिंग कि वो इस रीजन की मास्टरी करे, पूरे रीजन की। सो मच सो कि जब इल्तुतमिश जो टर्क ने अटैक किया गुजरात पे, जो रूलर थे मालवा और देवगढ़ के, उन्होंने अटैक किया फ्रॉम साउथ। तो मराठा रीजन में भी जो रूलर थे देवगढ़ के, वो कॉन्स्टेंटली जंग लड़ रहे थे वारंगल के साथ, तेलंगाना रीजन में भी, और होशियालाज के साथ कर्नाटका में भी। होशियाला इन टर्न जो थे, जो वॉर में थे अपने नेबर पांड्याज के साथ, माबर के तमिल रीजन के, और राइवलरी नाके नॉट ओनली मेड ये कॉन्क्वेस्ट, जो मालवा और गुजरात की कॉन्क्वेस्ट ईजियर हो गया, क्योंकि ये इंटरनली आपस में ही लड़ रहे हैं। वहाँ देवगढ़ के राजा वारंगल के साथ लड़ रहे हैं, होशियालाज जो हैं वो पांड्याज और जो है मालाबार जो माबर के पांड्यास के साथ लड़ रहे हैं, और होशियालाज जो हैं वो अपनी बाकी नेबरिंग स्टेट्स के साथ लड़ रहे हैं। तो मालवा और गुजरात की कहीं ना कहीं जो है टर्किश के लिए वो कॉन्कर करना ईजी हो गया, और वो जो है ईजियर बट टेंड टू ड्रॉ इन्वेडर्स फर्दर एंड फर्दर इन द साउथ। जो टर्किश रूलर्स थे उनके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न था मालवा और गुजरात को पकड़ने का, जो है अपने कब्जे में लेने का, कि क्यों हमें ये एरिया चाहिए। ये एरिया ना कि सिर्फ फर्टाइल और बड़े पॉपुलेशन भरा था, लेकिन इससे जो है हम वेस्टर्न सी पोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो ट्रेड रूट है, जो कनेक्ट करता है गंगा वैली को पूरे वेस्ट एशिया के साथ। तो ओवरसीज ट्रेड जो गुजरात के पोर्ट से जो होता था, वहाँ से बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर आता था, और वही एक्यूमुलेट किया गया रूलर्स के द्वारा इन एरियाज़ में। और एक और रीज़न था सुल्तान ऑफ दिल्ली के लिए एस्टैब्लिश करना अपना कंट्रोल गुजरात पे, वो इसलिए कि वो सिक्योर करना चाहता था अपना बेटर कंट्रोल, जो सप्लाई हॉर्सेस और आर्मी की होगी वेस्ट से। और राइज के साथ मंगोल का राइज हुआ सेंट्रल और वेस्ट एशिया में, और उनका स्ट्रगल जो था रूलर ऑफ दिल्ली के साथ, जो सप्लाई ऑफ फोर्सेस थी गुड क्वालिटी के दिल्ली के लिए और इस रीजन के लिए, वो अब बहुत डिफिकल्ट हो चुका था, क्योंकि अब वहाँ पे मंगोल्स आ चुके हैं। जो इंपोर्ट अरबिया, इराक और टर्की हॉर्सेस इंडिया में होते थे वेस्टर्न सी पोर्ट से, वो भी एक इंपॉर्टेंट आइटम थी ट्रेड की 8th सेंचुरी में, समझे। अब क्या होता है भाई, तो 1299 में एक आर्मी जो है, आर्मी अंडर अंडर 2 ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी के जो नोटेड जनरल हैं, वो जाते हैं गुजरात, किस रास्ते से, राजस्थान के रास्ते से, और अपने रास्ते में वो रेड और कैप्चर कर लेते हैं जैसलमेर को। अब गुजरात का रूलर जो राय करण है, वो इस चीज़ से सरप्राइज, एकदम टेकन बाय सरप्राइज, और वो भाग जाता है बिना कोई फाइट लड़े। जो चीफ सिटी होती है गुजरात की, इंक्लूडिंग जो अनिहलवारा है, वो और बहुत सारी जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग और टेम्पल्स जो जनरेशन से यहाँ पे बने हुए हैं, वो पूरी तरीके से उनको लूटा जाता है। तो फेमस टेम्पल है सोमनाथ का, जो रीबिल्ड किया गया था 12th सेंचुरी में, उसे दोबारा से लूटा और प्लंडर किया जाता है और सैक किया जाता है, और इनॉर्मस अमाउंट की जो बूटी है वो कलेक्ट की जाती है। तो नॉर्वेयर द वेल्थी जो मर्चेंट्स थे, मुस्लिम मर्चेंट थे कैम्बी के, वो भी स्पेयर्ड, जहाँ तक कि मुस्लिम मर्चेंट्स को भी नहीं छोड़ा गया। तो इट वाज हेयर दैट जो मलिक गफूर है, जो लेटर साउथ का इन्वेजन करेंगे, वो यहाँ पकड़ा गया था एक स्लेव की तरह। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रेजेंट किया गया, जो सून एक बहुत बड़ा जो है राइज होगी उसकी पावर में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल्स जो है उनमें उसका नाम आएगा। अब गुजरात का कंट्रोल सीधा दिल्ली के हाथ में चला गया कि नहीं, और दे रैपिडली जो है ईज विद विच जिस आसानी से उन्होंने गुजरात को कॉन्कर किया, ये सजेस्ट करता है कि गुजरात रूलर जो था वो इतना पॉपुलर नहीं था उसके सब्जेक्ट्स के अमाउंट लोगों में। और इट अपीयर्ड के वन ऑफ द जो मिनिस्टर है जो उनके हाथ लगा है, उसने अप्रोच किया था अलाउद्दीन खिलजी को, एक मिनिस्टर्स ने गुजरात के ने, कि वो गुजरात में क्या करे, इन्वेड करे, और उसकी मदद भी की थी। अब गुजरात आर्मी में नॉट बी वेल ट्रेंड, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो प्रॉपरली जो है प्रोबेबली लैक्स, और उसकी हेल्प से जो है विद द हेल्प ऑफ रामचंद्र जो रूलर था देवगढ़ की, और जो आउटस्टेड रूलर था रयाकरण, उन्होंने मैनेज किया कि एक पोर्शन ऑफ जो साउथ गुजरात है वो अपने कंट्रोल में लेने की। हम देखेंगे एज वी विल सी कि दिस प्रोवाइडेड एक एडिशनल कॉज ऑफ वॉर जो है दिल्ली और यादवाज ऑफ देवगढ़ में हुआ,
क्योंकि उन्होंने साउथर्न ऑफ गुजरात कुछ एरिया जो है अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसकी वजह से अब देवगढ़ का जो है कॉन्क्वेस्ट होगा दिल्ली के साथ, क्योंकि दिल्ली पूरा कंट्रोल चाहती थी गुजरात का। तो गुजरात का हमने कॉन्क्वेस्ट देखा। अब देखते हैं राजस्थान। तो गुजरात के कॉन्क्वेस्ट के बाद, गुजरात को अपने कंट्रोल में लेने के बाद अलाउद्दीन अपना जो है ध्यान जो है वो गुजरात को जो है पूरी तरीके से कंसोलिडेट करने के लिए कि अब इसको मुझे संभालना है, इसको कंट्रोल करना है, एडमिनिस्टर करना है राजस्थान को भी। पहले वो इनवाइट करता है और अपनी अटेंशन को किसकी तरफ घुमाता है, रणथंभौर की तरफ, जो रूल किया जा रहा था चौहान सक्सेसर जो पृथ्वीराज के। इसके जो रूलर है हमीर देवा। तो वो इम्बार्क्ड ऑन एक सीरीज ऑफ वॉर लाइक जो एक्सपीडिशन जो है अपने पड़ोसियों की तरफ जो है वो बढ़ाता है। तो उसे ये क्रेडिट दिया जाता है कि वो 2 विक्ट्री जीता था, राजभोज ऑफ धार के तरफ और राणा मेवाड़ के राणा की तरफ, कि इससे जो है 2 बार वो 2 विक्ट्री वो जीत चुका था। बट ये विक्ट्री जो है ना वो प्रूव टू बी अनडूइंग, क्योंकि गुजरात के कैंपेन के बाद जब वो दिल्ली की तरफ वापस आ रहा था मंगोल सोल्जर्स ने जो है वो बगावत कर दी। तो ये डिस्प्यूट रिगार्डिंग कि कितनी बूटी हमें मिलनी चाहिए, कितना जो है जो वॉर की जो इनाम है वो हमें मिलना चाहिए जो हमने लूटा है, इस बगावत को जो है वो क्रश किया गया और एक होलसेल मैसेकर इसके बाद हुआ। बहुत लोग मारे गए। जो 2 मंगोल नोबल थे वो जो भाग के रणथंभौर में जाके छुप गए थे, अलाउद्दीन ने मैसेज भेजा हमीर देवा को कि या तो उन्हें मार दो या उन्हें एक्सपेल कर दो, बाहर निकाल दो। लेकिन हमीर देवा जो थे उनकी एक डिग्निटी थी, उनकी एक इज्जत थी, उनका एक रोब था और एप्लीकेशन था कि जो उसके यहाँ आके पनाह लेगा, जो उसके शरण में आएगा, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसकी स्ट्रेंथ का और उनके किलों का और उनकी आर्मी का, है ना। और उसने जो है रिप्लाई भेजा कि ही वॉज नॉट फार रॉन्ग इन हिज एस्टिमेशन, कि रणथंभौर की एक रेपुटेशन है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ताकतवर किला है पूरे राजस्थान में। तो उसने कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी की बात मानने से इनकार कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कि एक आर्मी को डिस्पैच किया कमांडेड बाय सबसे उसका जो रेपुटेड जर्नल था। बट इसको रिपल्स्ड और विद लॉस ऑफ बाई हार गए हमीर देवा के द्वारा। फाइनली अलाउद्दीन खिलजी खुद मार्च करता है रणथंभौर की तरफ और जो उसका फेमस पोइट है अमीर खुसरो, वो हु वेंट अलोंग विद अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया और उसने एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन फोर्ट का और उसकी इन्वेस्टमेंट का दिया कि 3 महीने की लंबी सीज चली और फेलफुल जो जौहर थे, जो सेरेमनी वो वहीं जौहर होता है ना, जो लड़की औरतें जो है अपने आप को जला देती है ना, और वुमेन्स जो है माउंटेड द फ्यूनरल प्रे एंड ऑल द मेन केम आउट टू फाइट फॉर टू द लास्ट, और सारे जो मर्द थे वो बाहर निकल के आए और उन्होंने लड़े अपनी लास्ट जान तक। जो ये पहली डिस्क्रिप्शन है हमें जौहर की मिलती है पर्शियन में। जितने भी मंगोल्स थे वो भी इनमें मारे गए फाइट करते करते राजपूत्स के साथ। ये इवेंट टेक प्लेस होता है 1301 में। अब अलाउद्दीन का नेक्स्ट ध्यान अटेंशन जाता है चित्तौड़ की तरफ, जो रणथंभौर के बाद जो है सबसे पावरफुल स्टेट थी राजस्थान की। अब इट वाज देयरफॉर ये नेसेसरी था अलाउद्दीन के लिए कि इनको भी सबड्यू करें। अपार्ट फ्रॉम दिस जो रूलर था रतन सिंह, वो उसने भी बड़ा तंग कर दिया था और रिफ्यूज़ कर दी परमिशन से कि उसकी आर्मी मार्च करेगी गुजरात, मेवाड़ की टेरिटरीज़ के थ्रू जो है वो गुजरात में मार्च करे, ये उसने मना कर दिया था रतन सिंह ने। अब चित्तौड़ जो है वो डोमिनेटेड था, डोमिनेटेड द रूट जो है अजमेर से मालवा की तरफ। और ये एक पॉपुलर लेजेंड है कि अलाउद्दीन ने अटैक किया चित्तौड़ को क्योंकि वो पद्मनी जो थी, जो रानी थी, एक ब्यूटीफुल क्वीन थी रतन सिंह की, शायद उसकी वजह से भी। बहुत से मॉडर्न हिस्टोरियन ये इस लेजेंड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये मेंशन जो है पहली बार हुआ था 100 साल के बाद। तो इट इज़ एम्ब्लिश्ड लेटर के बाई ए हिंदू पोइट मलिक मोहम्मद जैसी इन ही स्टोरी पद्मनी इन द प्रिंसेस ऑफ जो है सिंघाली द्वीपी। और रतन सिंह जो है वो क्रॉस करते हैं 7 सीज़ को उस तक पहुंचने के लिए और उसको चित्तौड़ लेके आते हैं। बहुत सारे एडवेंचर्स जो अपेयर होते हैं जो शायद सुनने में बड़े लगते हैं कि ये हुए नहीं होंगे। तो पद्मनी लीजेंड जो है ये पार्ट है एक अकाउंट का। तो सुल्तान कुड हैव बीन डिमांडेड टू सी द फेस ऑफ क्वीन, तो वो डिमांड कर रहे थे कि वो देखा जाए। हु वाज जो वाइफ थी एक और रूलर की, जो अनथिंकेबल है एज एन आइडिया दैट द प्राउड राणा जो है वो एग्री करेंगे इस चीज़ से को अपनी रानी को दिखाए, इवन थ्रू किसी शीशे के थ्रू भी। सो सच सजेशन वुड हैव बीन इंसल्ट। अगर राजपूत का जो सेंस ऑफ ऑनर है, जो उनकी इज्जत है, जो डिग्निटी है, वो अपनी लाइफ को कुर्बान कर सकते हैं अपनी इज्जत के लिए, तो ये नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन क्लोजली उसने इन्वेस्ट किया चित्तौड़ पे और आफ्टर जो है वैलियंट रेजिस्टेंस जो उनके द्वारा दिखाया गया, सर्वल महीनों तक सीज चली। अलाउद्दीन ने जो है 1303 में फाइनली जो है वो किले में घुसते हैं।
राजपूत जो है औरतें जो वो जौहर कर लेती हैं और जो मोस्ट ऑफ द वॉरियर्स हैं वो लड़ते लड़ते मर जाते हैं। पद्मिनी जो अदर एंड द अदर क्वीन जो है वो सेक्रीफाइस कर देती हैं अपनी लाइफ, बट इट सीम्स के राणा सिंह को कैप्चर कर लिया जाता है जिंदा और उन्हें प्रिजनर रखा जाता है कुछ टाइम तक। चित्तौड़ को जो है असाइन किया जाता है अलाउद्दीन के एक माइनर सन जो है खिजर खान को, और उसे एक मुस्लिम गैरिसन बना दिया जाता है एक पोस्ट फोर्ट में, और आफ्टर सम टाइम जो है इसका चार्ज जो है हैंड ओवर कर दिया जाता है उसके कज़न जो है रतन सिंह को। अलाउद्दीन फिर पहुंचते हैं जल्लोर, उसको भी जीतते हैं और अपना रूट जो है गुजरात की तरफ एकदम क्लियर कर देते हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी ये मेजर स्टेट्स थी राजस्थान की वेर फोर्स टू सबमिट। होएवर ये देखा जाता है कि अलाउद्दीन ने कोई डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है राजपूत स्टेट पे नहीं रखा, लेकिन सुजरनिटी एक्सेप्ट करने पे मजबूर किया दिल्ली सल्तनत की। अब जो रूलर थे उनको अलाउ किया गया कि वो रूल कर सकते हैं, लेकिन वो एनुअली जो है ट्रिब्यूट पे करेंगे, और ये भी है कि वो सुल्तान के हर हुक्म को मानेंगे। अब मुस्लिम गैरिसन जो पोस्ट किए गए थे, जो फौज पोस्ट की गई थी कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स पे जैसे अजमेर है, नागौर है, इन एरियाज़ में, तो राजस्थान पूरी तरीके से वाज थ्रोरली सबड्यूड, ठीक है। और इस तरीके से राजस्थान को जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में लाया गया खिलजीज के द्वारा, ठीक है। तो गुजरात हो गया, मालवा और राजस्थान हो गया। अब पढ़ते हैं दक्कन और साउथ इंडिया में क्या होता है। तो इवन बिफोर कंप्लीटिंग जो सब्जुगेशन है, जो पूरी तरीके से राजस्थान को अपने कंट्रोल में लाने से पहले ही अलाउद्दीन ने जो है वो मालवा तो कैप्चर कर लिया था। अमीर खुसरो यही कहता है, जो बड़ा एक्सटेंसिवली इवन जोग्राफिकली बड़ा था, और उसकी फ्रंटियर जो है टू डीलिमिटेड फ्रंटियर। तो अनलाइक जो राजस्थान है, मालवा को अपने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ले आया था, कंट्रोल में, और उसने अपना गवर्नर भी अपॉइंट किया था लुकआउट करने के लिए। तो 1306 से 7 में अलाउद्दीन प्लान करता है 2 कैंपेन और। पहली के वो रायकरण जो है, जो गुजरात से बाहर निकाल दिया गया है, वो जो है अपने आप के लिए एक बागला में जो है बॉर्डर ऑफ मालवा पे वहाँ पे रह रहा है। वो बागला को जो अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। अब रायकरण जो है बड़ा बहादुरी से लड़ता है, बट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लड़ पाता। दूसरी एक्सपेडिशन थी, वो थी राय रामचंद्रा, जो देवगढ़ का रूलर था, जिसने अपनी अलायंस थी रायकरण के साथ, गुजरात का जो था। अब अर्लियर कैंपेन में रायचंद्र ने एग्री किया कि वो ईयरली ट्रिब्यूट दिल्ली को पैसा देगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी बातों से मुकर गया, और उसने जो है जो कमांड ऑफ सेकंड आर्मी जी थी, जो इंटरेस्ट की थी बाबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक गफूर को कमांडर बना के, तो उसने राय रामचंद्र जो है वो सरेंडर करता है गफूर को, और उन्हें उसे बड़ा इज्जत से ट्रीट किया जाता है। उसे दिल्ली तक ले जाया जाता है, जहाँ कुछ टाइम के लिए फॉर सम टाइम जो है उसे जो है अपनी पावर को रिस्टोर किया जाता है। उसके टाइटल दिया जाता है राय रायन, ठीक है, और गिफ्ट 1 लाख तिनकाज की उसको दी जाती है। गोल्डन कलर का कैनपी दी जाती है, जो एक सिंबल है रूलरशिप का। ही वॉज ऑल्सो गिवन, उसे एक डिस्ट्रिक्ट भी दी जाती है गुजरात की। वन ऑफ हिज डॉटर जो है उसको मैरी किया जाता है अलाउद्दीन के साथ। तो अलायंस जो थी राया रामचंद्र की, वो बड़ी ग्रेट वैल्यू प्रोड्यूस हुई, और जो टाइम आया अलाउद्दीन के लिए बड़ी वैल्यूएबल रही, जो उसके फर्दर जो वो दक्कन में जब कन्क्वेस्ट करेगा। तो 309 से 311 के बीच में मलिक गफूर जो है 2 कैंपेन करता है साउथ इंडिया में। पहली वारंगल में, तेलंगाना एरिया में, और दूसरी जो है द्वार समुद्रा, जो मॉडर्न कर्नाटका है, माबर और मदुराई तक, तमिलनाडु में। तो एक ग्रेट डील इसके बारे में, इस एक्सपीडिशंस के बारे में लिखा है, पार्टली बिकॉज ये इमेजिनेशन के लोगों की इमेजिनेशंस को स्टक किया, जो कंटेम्प्रेरी, जो कोर्ट पोइट है अमीर खुसरो, वो उसने मेड सब्जेक्ट ऑफ द बुक, एक पूरी किताब का, ठीक है। ये कैंपेन्स जो है रिफ्लेक्ट करती है बोल्डनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस और हाई डिग्री जो स्पिरिटेड एडवेंचर था जो ऑन पार्ट ऑफ जो दिल्ली रूलर्स का। पहली बार मुस्लिम आर्मी ने पेनिट्रेट किया था इतना नीचे मदुराई तक, और वो अपने साथ ऐसी दौलतें और ऐसे हीरे जवाहरात लाए थे जो कभी देखे ही नहीं गए थे। तो ये दे प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस टाइम के कंटेम्प्रेरी राइटर्स। ये नहीं कि 100-200 साल बाद लिखी गई थी। जो कंडीशन थी साउथ इंडिया की, कैसे हार्डली प्रोवाइडेड, कोई किसी तरीके की फ्रेश नॉलेज नहीं प्रोवाइड की। लेकिन जो ट्रेड रूट्स थे जो साउथ इंडिया के, वो बड़े वेल नोन थे। और मलिक गफूर की आर्मी जो है, जो वीराचाला जो है माबर तक पहुंची इन्हीं रूट्स के खिलाफ। वहाँ उन्होंने कॉलोनीज बनाई, मुस्लिम मर्चेंट्स की कॉलोनी सेटल्ड थी वहाँ पे, उन्हें ये मिला। द रूलर्स इवन हैव कंटीजेंट मुस्लिम ट्रूप्स थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सपीडिशन ने ग्रेटली जो है राइज किया, जो पब्लिक में जो उसकी रेपुटेशन थी गफूर की,
और अलाउद्दीन ने जो है उसे अपॉइंट किया गया माली के नायब और वाइस रेजेंट जो है अपने एम्पायर रेजेंट। पॉलिटिकली होएवर जो इफेक्ट था इस कैंपेन का वो लिमिटेड था, क्योंकि गफूर जो है वो अनएबल टू फोर्स द रूलर, जो वारंगल के और द्वार समुद्रा के जो रूलर थे उन्हें पीस के लिए जो है वो नहीं कर पाया राजी, टू सरेंडर, अपने सारे ट्रेजर और एलिफेंट्स को सरेंडर करने पे मजबूर नहीं कर पाया। लेकिन उन्होंने जो है, और ना ही कोई एनुअल ट्रिब्यूट के लिए उन्हें जो है राजी कर पाया। लेकिन बट ये वेल नोन है कि अगर सिक्योर करनी है एनुअल ट्रिब्यूट तो उनके खिलाफ जो है कैंपेन जो है वो ज़रूरी थी। इन केस वो माबर जो रीजन है इवन जो फॉर्मली एग्री किया बट इतना ज़्यादा फोर्थ कमिंग नहीं हुआ। तो रूलर्स ने उन्होंने अवॉइड किया किसी तरीके की आमने सामने की बैटल। तो गफूर ने बहुत सारा प्लंडरिंग की, लूट पाट की, इंक्लूडिंग जो नंबर ऑफ जो बड़े बड़े मंदिर थे सच एज चिदम्बरम है, बट वो वापस दिल्ली आ गया बिना किसी एबल टू डिफीट कोई भी तमिल आर्मी को हराए बगैर, क्योंकि कोई आमने सामने लड़ने को तैयार ही नहीं था मलिक गफूर के। तो उसने लूट पाट की, बड़ी धन दौलत लेके आया। डिस्पाइट ये सारी ट्रबल्स के जब अलाउद्दीन की डेथ के बाद विद इन एक डेकेड और हाफ उसकी डेथ के बाद 5-10 साल के अंदर जितने भी ये साउथर्न किंगडम जो हमने मेंशन किया अब जो वाइप आउट कर दी गई थी और जो टेरिटरीज अपने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दिल्ली के आ गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी वो भी इस डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो साउथ इंडिया इसके फेवर में नहीं था। होएवर चेंज इन दिस पॉलिसी हैज़ बिगन, अपनी लाइफ टाइम में उसने ये आइडियाज़ जो है बाद में चेंज हो गए। इन 1315 जो राजा रामचंद्र शाह जो बड़ा लॉयल और बड़ा वफादार था दिल्ली का, वो मर गया। उसका सन जो है उसने जो है लॉयलिटी ये नहीं दिखाई दिल्ली के लिए, ठीक है। मलिक गफूर ने क्विकली आया और उसे क्रश कर दिया गया, और रेबेलियन जो ने बगावत की थी दिल्ली के खिलाफ, और डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब यहाँ पे भी होगी, देवगढ़ पर भी एरियाज़ पे। होएवर बहुत सारी आउटलाइंग एरिया जो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, कुछ डायरेक्ट कंट्रोल में रहे जो राय सिंह के डिसेंडेंट थे उनके। अब जो है ऑन सक्सीडिंग द थ्रोन, जो मुबारक शाह था, जो सक्सेसर था अलाउद्दीन खिलजी का, उसने जो है देवगढ़ को फिर से जो है सबड्यू कर लिया अपने कंट्रोल में, और एक मुस्लिम गवर्नर को जो है वहाँ पे क्या किया, इंस्टॉल किया, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। उसने वारंगल को रेड किया और कंपेल किया, वहाँ के रूलर्स को मजबूर किया कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं दिल्ली एम्पायर में जो है शामिल करें, और मंथली ट्रिब्यूट्स ने जो है 40 सोने की ईंटें। खुसरो खान था, एक स्लेव था सुल्तान का, वो मेड ए प्लंडरिंग रेड, और बहुत सारी उसने भी रेड की माबर में, और सैक की बड़ी रिच सिटी जो मसूलीपट्टनम थी, है ना। लेकिन कोई कन्क्वेस्ट जो है इस एरिया में एज थ्रू जो है पिच बैटल वाला नहीं हुआ। उसके बाद तो ये एम्पायर, ये डायनेस्टी ही टूट जाती है, और फिर गैसुद्दीन तुगलक जो है 1320 में जो है बहुत सारी विग्रेस फॉरवर्ड पॉलिसी और इम्बाक पे निकलते हैं। गैसुद्दीन तुगलक 1320 में जो तख्त पे आते हैं, तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। उसका सन मोहब्बत बिल तुगलक वो पोस्ट करता है, वो जो पोस्टेड था देवगढ़ में फॉर दिस पर्पज़ के हमेशा इनको अपने कंट्रोल में रखना है। ऑन द एक्सक्यूज़ जो रूलर था वारंगल का, उसने जो है हैज़ नॉट पेड जो स्टूपिलेटेड ट्रिब्यूट्स था जो मंथली, ठीक है, जो ईयरली ट्रिब्यूट देना पड़ता था किंग को, जो 40 सोने की ईंटों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो नहीं पे किया, ठीक है। अब क्या होता है फिर जो है इसी बहाने पे ऑन द एक्सक्यूज जो रूलर ऑफ वारंगल ने के ट्रिब्यूट नहीं पे किया, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, वो बिसीज्ड, वो वारंगल पे जो है जंग का ऐलान कर देते हैं। और पहली बार ही सफर्ड ए रिवर्स फॉलोइंग एक रूमर के सुल्तान की डेथ हो गई है दिल्ली में, और दिल्ली आर्मी जो है बड़ी डीऑर्गेनाइज्ड हो गई, और जो डिफेंडर थे वो फेल अपॉनिंग, और बड़े हैवी लॉस हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक को रिट्रीट करना पड़ा देवगढ़ की तरफ। फिर उसने अपनी आर्मी को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया, फिर अटैक किया, और इस बार कोई भी जो है चारा नहीं रहा राय के लिए। और दिस फॉलोड बाई द कंटेक्स्ट जो कॉन्क्वेस्ट फिर माबर का भी हुआ, उसको भी अनेक्स किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उड़ीसा में रेड किया, फिर दिल्ली वापस आया बहुत सारे प्लंडर के साथ। नेक्स्ट ईयर उसने बंगाल को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया, जो इंडिपेंडेंट हो चुका था बालबन की डेथ के बाद। तो बाई 1324 जो टेरिटरी है दिल्ली सल्तनत की, वो मदुराई तक पहुँच गई थी, जो लास्ट प्रिंसिपैलिटी थी, हिंदू प्रिंसिपैलिटी थी इस एरिया में। कंपीली जो साउथ कर्नाटका में है, उसको 1328 में अनेक्स कर लिया। एक कज़न था, एक भाई था, मतलब चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक का, उसने बगावत कर दी, उसे वहाँ शेल्टर दी गई थी, पनाह दी गई थी, ठीक है। इस बहाने पे ठीक है वहाँ पे अटैक किया गया, और एक सडन एक्सपेंशन जो दिल्ली सल्तनत का है वो साउथ तक पहुँच गया,
और ईस्ट तक इंक्लूडिंग उड़ीसा, और एक टर्मेंडस जो है एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी, अब वो मोहम्मद बिन तुगलक फेस कर रहा था। इतनी बड़ा एम्पायर को जो है कॉन्कर करना आसान है, मैंने कितनी बार करा है, कंसोलिडेट करना मुश्किल है कि नहीं। तो क्या हुआ, वी शैल, अब हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे जब मैनर जिसमें जो है इन प्रॉब्लम्स के साथ उसने जो है कोप करने की कोशिश की, लड़ने की कोशिश की, कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को अब वो हैंडल करेगा, एंड द स्ट्रेन्स विच इट इम्पोज्ड ऑन सल्तनत इटसेल्फ, क्योंकि अब इतना बड़ा एम्पायर हो गया है, अब उन्हें जो है इंटरनल और एक्सटर्नल्स बहुत सी प्रॉब्लम्स को भी तो देखना है ना, तो उनके बारे में देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे रिफॉर्म और एक्सपेरिमेंट। अब अलाउद्दीन खिलजी जब तख्त पे बैठा था, थ्रोन पे बैठा था, जो पोजीशन थी दिल्ली सल्तनत की वो फेयरली बड़ी कंसोलिडेटेड थी। जो सेंट्रल पोर्शन था जो एम्पायर का, जो दिल्ली और जो अपार गंगा वैली है या ईस्टर्न राजस्थान है, वो जो है कंसोलिडेटेड था। अब दिस इम्बॉडेड द सुल्तान टू टेक, उसने एक सीरीज ऑफ इंटरनल रिफॉर्म की और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, किस तरीके से जो निज़ाम है एम्पायर का, उसको जो है बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उसकी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, कैसे जो मशीनरीज है लैंड रेवेन्यू को बढ़ा सकती हैं एडमिनिस्ट्रेशन, क्या उसने जो है एक्सपेंड किया और इम्प्रूव किया, जो कल्टीवेशन था प्रोवाइड किया कि वेलफेयर सिटीजन्स का हो सके जल्दी, टाउन्स जो बड़े बड़े हैं वो कैसे एक्सपैंड हो सकते हैं। अब ये सारे जो इसने मेजर लिए वो सारे तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते ना, लेकिन बट दे मार्क्ड, बहुत सारे नए इंपॉर्टेंट डिपार्चर्स हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट फेल हो गए लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, और कुछ जो थे वो ज़्यादा लोग कंसीव ही नहीं कर पाए। बहुत सारे वास्ट लोगों ने जो है, वास्ट लोगों के इंटरेस्ट में जो है अपोजिशन हुआ वास्ट इंटरेस्ट के लोगों का। दे डू हो एवर शोज़ के जो टर्किश स्टेट थी उसने एक एक्वायर कर ली एक मेजर ऑफ स्टेबिलिटी। अब वो कंसर्न नहीं है मेरली विद वॉरफेयर, लॉ एंड ऑर्डर से कंसर्न नहीं है। कैसे, अब सीरीज ऑफ जो है वो देखते हैं। जैसे मार्केट कंट्रोल और एग्रियन पॉलिसी जो थी अलाउद्दीन खिलजी की, फॉर कंटेम्पररीज जो अलाउद्दीन ने जिस तरह से कंट्रोल किया मार्केट्स को, वो वन ऑफ द ग्रेट वंडर ऑफ वर्ल्ड है। तो इन सीरीज ऑफ ऑर्डर आफ्टर हिज जो है वो चित्तौड़गढ़ के जो कैंपेन से वापस आया, अलाउद्दीन ने जो है वो कोस्ट जो था जितनी भी कमोडिटीज़ चीज़ें जो होती है ना, फूड जैसे अनाज है, चीनी है, जो खंड जिसको बोलते हैं, या कुकिंग खाना बनाने का ऑयल है, टू द नीडल कि मतलब इन सारी चीज़ों से लेके सुई तक, फ्रॉम द कोस्ट जो कपड़े जो खरीदे जाते हैं, उन घोड़े, कैटल्स और स्लेव बॉयज़ एंड गर्ल्स, वहाँ तक जो है उन सारे का जो है रेट फिक्स किया। इसके लिए उसने 3 मार्केट सेटअप की दिल्ली में, एक जो है अनाज के लिए, एक जो है कॉस्टली महंगे कपड़ों के लिए, और दूसरी जो है घोड़ों के लिए, गुलामों के लिए, ये पशुओं के लिए, कैटल्स के लिए। तो हर मार्केट जो है वो एक हायर ऑफिशियल के जो है कंट्रोल में होती थी, जिसको शाहाना कहते थे, जो मेंटेन करता था एक रजिस्टर मर्चेंट्स का, और स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता था शॉपकीपर्स को और उसके प्राइस को। तो रेगुलेशन जो प्राइस का है, स्पेशली जो अनाज का है, वो बड़ा कंसर्न होता था मेडिवल रूलर्स के लिए, बिकॉज विदाउट, अगर हम चीप सप्लाई नहीं होगा, अगर सस्ते नहीं होंगे अनाज टाउन में, तो वो इंजॉय नहीं कर सकते सपोर्ट जो है सिटीजन्स की और जो आर्मी वहाँ रहती है उनकी। लेकिन अलाउद्दीन ने जो है एडिशनल रीजंस भी थे कंट्रोल करने के लिए मार्केट को, क्योंकि मंगोल इन्वेजन जो दिल्ली का हैज़ पिन पॉइंटेड कि आर्मी का राइज होना बहुत ज़रूरी है, आर्मी जो है बड़ी आर्मी का होना बहुत ज़रूरी है, कभी भी मंगोल्स जो है वो अटैक कर सकते हैं। बट सच एन आर्मी वो एग्जॉस्ट कर देगी अपना जितना भी ख़जाना है, अगर जो है प्राइजेज जो हैं वो कम नहीं होंगे, हिंस देयर लोअर सैलरी, जो उनकी कम सैलरी है, अगर वो सारा अनाज पे ही खर्च कर देंगे तो वो और चीज़ें कब करेंगे, तो आर्मी नाराज़ हो जाएगी, तो उनको भी तो खुश रखना है। अब इसी मकसद को पूरा करने के लिए, टू रियलाइज दिस ऑब्जेक्टिव, अलाउद्दीन ने जो है बड़ा करेक्टरिस्टिकली जो है थोरो वे में ऑर्डर किया कि इंश्योर किया जो सप्लाई है सस्ते अनाज की, ठीक है, वो चालू रहे। उसने जो है उसने डिक्लेयर कर दिया जो लैंड रेवेन्यू है दोआब रीजन का, और जो एरियाज़ जो हैं जो एक्सटेंड हो रहे हैं मेरठ से लेके यमुना तक, और जो बॉर्डर ऑफ कारा है इलाहाबाद तक,
वो डायरेक्टली जो है वहाँ का रेवेन्यू जो है स्टेट को पे किया जाएगा। जो विलेजेस है इन एरिया में उन्हें वुड एरिया वुड नॉट बी असाइन टू एकता टू एनीवन। यहाँ एरियाज़ का जो है किसी जागीरदार किसी ज़मींदार को जो है ये लैंड्स जो है प्रॉपर्टीज़ नहीं दी जाएंगी। फर्दर जो लैंड रेवेन्यू है उसको राइज कर दिया हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब 1/6 नहीं 1/2 50% जो है वो लैंड रेवेन्यू इसका दिया जाएगा। तो ये हैवी चार्जेस ने इससे अलाउद्दीन ने अडॉप्ट किए नंबर ऑफ मेजर्स। तो हम वी शैल नोट लेटर टू कोप विद द जो सिचुएशंस थी, खासकर जो मंगोल थ्रेट था और जो राइजिंग स्टेट की डिमांड थी, जो पीजेंट्री की थी, टू पे इन इट कैश। अब स्टेट की राइजिंग डिमांड और जनरली ओब्लाइजिंग दी पीजेंट्स, तो उन्हें कैश में पे करना चाहिए। तो पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो अपने फूड ग्रेन्स जो है सस्ते दामों में जो है बंजाराज को बेचेंगे और जो कैरी करेंगे और टाउन्स में लाएंगे और वहाँ पे वो एक फिक्स प्राइस पे स्टेट को बेचेंगे। इंश्योर किया गया कि कोई होर्डिंग नहीं होगी। लोग ये नहीं कि अनाज जो अपने घरों पे दबा दबा के रखेंगे, जब मार्केट में जो शॉर्टेज हो जाएगी तब महंगे में बेचेंगे, नहीं। ये सारे बंजारास को जो है वो रजिस्टर किया गया है ना, और देयर एजेंट्स एंड देयर फैमिली जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल थी अगर कोई भी किसी तरीके का भी वोलेशन होगा। एज फर्दर चेक स्टेट ने अपने वेयर हाउसेज इस्टेब्लिश किए और उसमें जो है फूड ग्रेन्स को जो है वो स्टॉक किया, ढेर लगाया अपने गोडाम्स में, और उन्हें जो रिलीज़ तब किया जाता था जब फेमाइन या किसी तरीके का सप्लाई का शॉर्टेज होता था। तो अलाउद्दीन खुद अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखता था कि हर तरीके की जो है चीज़ें वो सही से हो रही हैं और कोई भी गलती होगी तो बड़ी हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। इफ़ अगर कोई भी शॉपकीपर जो है महंगा बेच रहा है और अगर वो चीट कर रहा है, कोई गलत पत्थर का वज़न का यूज़ करके या मेजर किसी तरीके का गलत तरीके से नाप तोल कर रहा है, तो उसे बड़ी सख्त पनिशमेंट दिया जाते थे। बारानी टेल्स अस के जो प्राइजेस थे उन्हें इंक्रीज़ उनका जो दाम था वो इंक्रीज़ नहीं किया, अलाउड नहीं था कि वो इंक्रीज़ करेंगे। और ये पैसा इवन ड्यूरिंग दिस टाइम, दाम और पैसा ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ फेमाइन। थोस जो वीट जो थी वो सोल्ड की जाती थी 7.5 जो थे जीतल एमेन, बैरली 4 पे, गुड क्वालिटी राइस जो है 5 जीतल्स पे। तो बरानी सेज की जो परमिनेंस था प्राइस का ग्रेन मार्केट में, वो वंडर था इस एज का, इतनी सस्ती कैसे मिल सकती है। ठीक है, अब जो कंट्रोल ऑफ प्राइजेस ऑफ फोर्सेस था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था सुल्तान के लिए, बिकॉज बिना सप्लाई के अच्छे घोड़ों के एक रीजनेबल प्राइस पे आर्मी को जो एफिशिएंसी थी आर्मी की वो भी मेंटेन नहीं हो सकती। जो पोजीशन थी सप्लाई हॉर्सेस की वो इम्प्रूव की गई, जो हमने गुजरात के बारे में डिस्कस किया उसको जीता। एक गुड क्वालिटी हॉर्स ने ना कुड बी सोल्ड ओनली टू द स्टेट। जो अच्छी नस्ल का घोड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट को ही बेचा जा सकता है। जो प्राइजेस थे फर्स्ट ग्रेड जो हॉर्स के वो फिक्स किया था अलाउद्दीन की वजह 100 से 120 दिन का, वाइल जो पोनी नॉट फिट फॉर द आर्मी कोर्स, वो जो छोटे छोटे घोड़े थे पोनीज टेटूज, वो जो है 10 से 25 तनके के बीच में बेचे जा सकते हैं, जो आर्मी को नहीं दे सकते। तो प्राइस जो कैटल्स की थी जो एज वेल एज जो स्लेव्स की थी उनको भी रेगुलेट किया जाता था। तो बारानी लिखते हैं, डिटेल बताते हैं इसके बारे में, जो प्राइजेज है कैटल और स्लेव की वो मेंशन की गई हैं साइड बाय साइड बारानी इसके द्वारा भी। तो ये शो करता है स्लेवरी जो थी, जो गुलाम्स थे वो एक्सेप्टेड थे मेडिवल इंडिया में एज एक नॉर्मल फीचर की तरह। जो कंट्रोल था प्राइजेस का और बाकी गुड का, स्पेशली जो कपड़ों का, परफ्यूम्स का एटसेट्रा का, वो इतना ज़रूरी नहीं था सुल्तान के लिए। होएवर उनके प्राइजेस भी फिक्स किए गए थे, प्रोबेबली बिकॉज ये फेल्ट कि हायर प्राइजेस अगर होंगे इस सेक्टर में तो वो अफेक्ट करेंगे प्राइजेस इन जनरल, और इट माइट हैव बी डन इन ऑर्डर टू प्लीज़ नोबिलिटी को प्लीज़ करने के लिए, जो शोहरत और मतलब जिनके पास पैसा है महंगी ना करें ज़्यादा, क्यों नोबल्स भी खुश रहने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर ये जो है चकाचौंध चीज़ें वही यूज़ करते हैं। हमें ये भी कहा गया है कि लार्ज सम ऑफ मनी जो है वो एडवांसेस दिए गए थे टू दी मुल्तानी ट्रेडर्स को, कि वो फाइन क्वालिटीज़ के कपड़े जो है बेहतरीन किस्म के कपड़े जो है दिल्ली लेके आएंगे, बहुत सारे जो है वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री से। एज ए रिज़ल्ट दिल्ली जो है सबसे बिगेस्ट कपड़ों की मार्केट फाइन क्लोथ्स की बन गई थी, जिनके प्राइजेस फिक्स थे और ट्रेडर्स जो है पूरी जगहों से जो है वो दिल्ली लेके आते थे ताकि वो इन ऑर्डर टू बाई इट या सेल हायर प्राइजेस पे कहीं और। ठीक है, तो यहाँ से कपड़े खरीद के ले जाएंगे एक फ़िक्स प्राइस पर और बाहर की जाके दूसरे एरियाज़ में पार्ट ऑफ इंडिया में या कहीं और जो है महंगे बेचेंगे। रियलाइजेशन जो लैंड रेवेन्यू का था वो कैश में था। इस कैश की वजह से इनेबल हुआ अलाउद्दीन को कि वो अपने सोल्जर्स को जो है कैश में पेमेंट कर सकता था।
तो ही वॉज द फर्स्ट सोल्जर ऑफ द जो सल्तनत का था जिसने ऐसा किया था। इस सवर जो कैवलरी मैन था उस टाइम पे, उसको 238 दिन के दिए जाते थे 1 साल के, और अबाउट जो है 20 दिन के जो है महीने के तनख्वाह से। अब ये भी देखा जाता है कि इन एक्सेप्टेड टू मेंटेन हिमसेल्फ, और उसके घोड़े ही इक्विप्ड आउट ऑफ दिस अमाउंट। इवन देन इट वाज नॉट ए लो सैलरी फॉर ड्यूरिंग अकबर के टाइम पे प्राइजेस जो थे फार हायर थे, और मुगल कैवलरी रिसीव करती थी सिर्फ 20 रुपये महीने। तो एक्चुअली एक टर्किश कैवलरी मैन इस टाइम के वक्त और 13 से 14 सेंचुरी और वाज ऑलमोस्ट ए जेंटलमैन और एक्सेप्ट ए सैलरी विच वुड एनेबल हिम टू लीव एज सच। तो इस व्यू में जो सैलरी फिक्स अलाउद्दीन के खिलजी के द्वारा की गई थी वो कम थी, एंड द कंट्रोल ऑफ मार्केट देयरफॉर ज़रूरी था, क्योंकि सैलरीज कम थी। अगर मार्केट को कंट्रोल ना करें तो सारी सैलरीज जो उनके खाने पीने में लग जाएगी तो आर्मी नाराज़ हो जाएगी। अगर आर्मी को राज़ी ना करके रखेंगे तो इतना जो वो कंक्वेस्ट कर रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया और प्लस मंगोल्स को भी उसने चेक में रखना था, वो नहीं पॉसिबल था। इसीलिए उसने सैलरी कम के साथ साथ लो प्राइजेस भी रखे बेसिक चीज़ों के, ताकि दोनों चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो हिस्टोरियन बारबनीन जो है थ्रू एक मेजर ऑब्जेक्टिव था अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट कंट्रोल करने का, वाज हिज डिज़ायर कि वो हिंदूज को पनिश करे, सिंस जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स थे वो हिंदूज थे, और इट वाज दे हु रिस्टोर टू प्रॉफिटिंग इन फूड ग्रेन अदर के। तो वो जो है, तो मोस्ट ऑफ द जो ओवरलैंड ट्रेडर थे जो वेस्ट और सेंट्रल एशिया में थे वो खुसरानीज के हाथ में थे जो मुस्लिम थे, एंड ऑल्सो मुल्तानी जो बहुत सारे जो है मेनी ऑफ देम वो भी मुस्लिम थे। अलाउद्दीन का मेजर देयरफॉर अफेक्ट दीज सेक्शंस ऑल्सो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ जो है हिंदूज को पनिश करने के लिए था, बट फैक्ट के बोरानी डिड नॉट मेंशन इफेक्ट ऑफ दिस सेक्शन ने बोरानी ने मेंशन नहीं किया, वो सिर्फ हिंदूज के बारे में लिखा, बट वो क्लियरली जो है अपनी आर्मी के देख रेख के लिए जो लार्ज एक्सपेंस था, जो मंगोल का थ्रेट था, उसको काउंटर करने के लिए सब चीज़ें कर रहा था। ये क्लियर नहीं है कि जो मार्केट रेगुलेशन थे अलाउद्दीन खिलजी के वेयर अप्लाइड ओनली टू दिल्ली, बट इट इज ऑल्सो टू द अदर टाउन्स इन द एम्पायर। ये कहना मुश्किल है। ठीक है, बरानी टेल्स अस की जो रेगुलेशन कंसर्निंग दिल्लीज हैं वो ऑलवेज टेंडेड टू फॉलो द अदर टाउन ऑल्सो। हाँ, ये कहता है कि जो दिल्ली में जैसा चलता था वो बाकी जगह पे भी वैसा फॉलो किया जाता था। इन एनी केस जो आर्मी स्टेशन थी नॉट ओनली इन दिल्ली लेकिन दूसरे टाउन्स में भी एज वेल। होएवर हमें कोई सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इस मैटर में और नहीं मिलती है। ये क्लियर है कि जो मर्चेंट हिंदू एंड मुस्लिम उन्होंने कंप्लेंट की होगी पाइस कंट्रोल के खिलाफ, नॉट ओनली आर्मी बट बाकी सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ अपने रिलीजियस और बिलीफ जो थे उन्होंने बेनिफिट लिया इस चीपनेस जो है फूड ग्रेन्स और बाकी आर्टिकल्स की। ठीक है, मर्चेंट्स को नुकसान हुआ लेकिन जो आम जनता थी, जो आर्मी थी, जो पीपल थे वो हैप्पी थे इस चीज़ से और उन्होंने बहुत फ़ायदा लिया। ठीक है, एग्रेरियन रिफॉर्म अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ मार्केट, अलाउद्दीन ने बहुत सारे और भी स्टेप्स लिए जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। और वो पहला मुनार्क था दिल्ली सल्तनत का, उसने इंसिस्ट किया दुआ बुक में जो लैंड रेवेन्यू है वो असेस किया जाएगा और ज़मीन को जो है नापा तोला जाएगा कि कितनी ज़मीन कल्टीवेशन के अंदर है इसी यमुना द्वाब में, गंगा यमुना द्वाब के अंदर। तो उसने ये कहा कि जो अमीर और जो बड़े पावरफुल विलेज में जो लोग हैं जिनके पास ज़मीनें हैं वो जो है कुड नॉट पास देयर बर्डन ऑन पुअर, ताकि जो है जिसके पास जितनी ज़मीन है वो उतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू पे करेगा। ये नहीं कि सब बराबर, और मतलब इट्स लाइक मोर लाइक ए डायरेक्ट टैक्स, जिसके पास जितना ज़्यादा वो उतना पे करेगा, जिसके पास जितना कम वो उतना कम करेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरह नहीं है। तो अलाउद्दीन चाहता था कि जो लो एंड लोड है इस एरियाज़ के जिनको कुत्स और मुकद्दम्स कहा जाता था वो भी सेम टैक्स पे करे जैसे दूसरे पे करते, ताकि दे हैड टू पे, उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे मिल्च कैटल पे, हाउसेस लाइक द अदर्स, और फोरगो एंड अदर इलीगल सेसेस जो थे विच हैज़ बीन जो द हैबिट ऑफ रियलाइजेशन। तो इन पिक्चोरियल लैंग्वेज जो बरानी की है, जो कुछ और मुकद्दम्स थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि वो राइड ऑन रिच जो है कैंपेन्स हाउसेस जो महंगे और आलीशान घोड़ों पे चल सकें, बीटल लीव्स चबा सकें, एंड दे बिकेम सो पुअर दैट उनकी वाइफ्स हैड टू गो एंड वर्क इन द हाउसेज ऑफ मुस्लिम्स। वो इतने गरीब हो गए कि वो उनकी औरतों को जो है मुस्लिम घरों में जाके काम करना पड़ा। जो पॉलिसी थी डायरेक्ट कलेक्शन की लैंड रेवेन्यू की स्टेट की, वो बेस थी एक मेजरमेंट की कुड ओनली सक्सीड इफ द अमिल्स
और जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वो अगर हम ईमानदार हैं तो तभी ये कामयाब हो सकते थे। ऑल थ्रू अलाउद्दीन ने जो है हैज़ गिवन द इन लोगों को जो है जो टैक्स कलेक्शन करने वाले थे इनको बड़ी सफिशिएंट सैलरी दी, ठीक है, वो ताकि आराम से रह सके। और ही इंसिस्टेड दैट देयर अकाउंट शुड बी, उनको बड़े ऑडिट स्ट्रिक्टली ऑडिट किया जाएगा। वी आर टोल्ड कि जो छोटा छोटा भी अगर धांधली की जा रही है उन्हें मार मार के और उन्हें जेल भेज दिया जाता था। तो बरहानी कहता है कि उनकी लाइफ जो है अपने लिए इनसिक्योर हो गई थी। फॉर नो वन, कोई भी जो है विलिंगली अपनी मर्जी से मैरी देयर डॉटर टू देम, एक दूसरे में शादी भी नहीं कर सकते। नो डाउट ये थोड़ा ज़्यादा एग्जरेशन है क्योंकि इतना बड़ा चढ़ा के लिखा हो, बिकॉज देन एज नाउ गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो कंसिडर की जाती है एक प्रेस्टीज एंड जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं वेदर वो हिंदू है या मुसलमान हैं, वो जो है दे एगरली सोट एज मैरिज पार्टनर्स। तो ये कहना मना है कि वो गवर्नमेंट जॉब से भी डर रहे थे, ये वो, ये बरानी ने कुछ ज़्यादा लिख दिया। और दो बरानी ये भी लिखते हैं कि ये जितनी मेजर हमने मेंशन किए अब वो कहीं ना करेंटली सिर्फ और सिर्फ हिंदूज के खिलाफ थे, were directly solely to Hindu. It is clear that they were in main directed against privileged section in the countryside. ये कहना नहीं कि ये सिर्फ हिंदूज के खिलाफ थे, लेकिन हर जो प्रिविलेज इंसान है उसके खिलाफ थे, ठीक है। बट दिस कैन हार्डली बी कंसिडर्ड एज, कोई सोशलिस्ट मेजर नहीं कहा जा सकता, अमीरों से लेके सब में बांटो, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। वो बेसिकली डिज़ाइन किए गए थे जो इमरजेंसी सिचुएशंस थी, जो खतरा था मंगोल्स का परहैप्स, उसको निगेट करने के लिए। परहैप्स इट वुड हैव बीन बेटर अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल किए ओनली द प्राइस असेंशियल, अगर चीज़ों के ज़रूरतमंद चीज़ों के, जैसे आज होता है, ठीक है, उसके प्राइस कंट्रोल करता है, जैसे फूड ग्रेन एटसेट्रा। बट कंटेम्प्रेरी बरानी सेज कि ही ट्राई टू कंट्रोल, वो हर चीज़ का प्राइस कंट्रोल करने के पीछे था, यहाँ से कि सुई धागा से साबुन सब्जी हर चीज़ का, चपाती रोटी। बट इससे जो है बड़े वैक्सेशन लॉज विच सो टू वॉयलेट एंड लेड टू ड्रास्टिकल पनिशमेंट, अगर कोई लॉज को गड़बड़ करेगा तो सज़ा दी जाती थी। अब अलाउद्दीन का एग्रेरियन जो एग्रीकल्चर पॉलिसी थी वो हार्श तो थी, और उसने जो है ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स को भी अफेक्ट किया होगा। इट इज़ नॉट सो बर्डन सम कि उनको जो है बगावत पे मजबूर करे और लड़ने पे। अब इतना भी सख्त नहीं था, इतनी भी हार्ड नहीं थी। जो मार्केट रेगुलेशंस जो हैं अलाउद्दीन के डेथ के बाद जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। बट इट डिड अचीव जो नंबर ऑफ गेन्स, इसने बहुत सारी, जैसे हमें बरानी कहता है कि इट एनेबल अलाउद्दीन को वो एक लार्ज और बड़ी एफिशिएंट कैवलरी मेंटेन कर सकता था। इससे जो है इसने बहुत सारे मंगोल्स के जो आउटस्लट्स थे उनसे बचाया इंडिया को, उसको डिफीट किया, ठीक है। जो ग्रेट स्लोटर हो सकती थी, है ना, उन्हें इंडस से पार भेजा, भगाया। जो लैंड रेवेन्यू थे अलाउद्दीन खिलजी के, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, जो क्लोजर रिलेशनशिप था रूरल एरियाज़ का जो है सेंटर के साथ। सो कुछ मेजर्स जो हैं ये कंटिन्यू किए उनके सक्सेसर्स ने भी, और लेटर ये एक बेसिस बना एग्रियन रिफॉर्म का शेर शाह और अकबर के टाइम पे भी, ठीक है। अब है मोहम्मद शाह तुगलक का जो एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के मोहम्मद शाह तुगलक आते हैं 1324 से 51 के बीच में, और ये इसको रिमेंबर किया जाता है एज ए रूलर, ठीक है, इज़ द बेस्ट रिमेंबर्ड एज ए रूलर जिसने अंडरटुक के नंबर ऑफ जो बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, और उसने अपना रुचि जो है कहीं ना कहीं जो है किसानी में, एग्रीकल्चर में जो है वो दिखाई। क्योंकि सबसे अच्छी चीज ये कि ये लड़कों को इमीडिएटली समझ में आता है। हेलो एवरीवन। यारां दी डोली नहीं जाना ननू जन्नगे। तो इन सम एरियाज जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है वन ऑफ द जो मोस्ट रिमार्केबल रूलर है इस एज का, मतलब हम 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, याद रखना। तो ही वॉज डीपली जो है रीड इन रिलीजन और फिलॉसफी में जो है, और एक क्रिटिकल और बड़ा ओपन माइंडेड था। वो मुस्लिम जो है सूफी संत के साथ, उनके साथ भी हिंदू योगीज, जैन सेंट्स जैसे जीन परबासूरी है, इनके साथ भी बड़ा बातचीत करता था और वो जो है वार्तालाप में था। ये जो है ये बहुत सारे जो ऑर्थोडॉक्स जो थियोलॉजियंस हैं जो एक्यूज़ करते थे इसको कि वो ज़्यादा ही रैशनलिस्ट है, ठीक है, और दैट वन हु इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट जो है रिलीजियस बिलीफ एज ए मैटर ऑफ फेथ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने पे तैयार। ही वॉज ऑल्सो प्रिपेयर कि वो हाई ऑफिसेज जो है वो पीपल को दे सकता है उनके मेरिट के बेस पे, वो कितने काबिल हैं, ना कि वो किस नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज इंक्लाइन टू हैस्टी एंड इम्पेशेंट, वो थोड़ा बेसब्र था। दैट इज़ वाई सो मेनी जो एक्सपेरिमेंट उसके फेल होते हैं, ही हैज़ बीन डब्ड एज जो है इल स्टार्टर आइडलिस्टिक।
इल स्टेयर्ड एंड आइडियलिस्टिक। और मोहम्मद बिन तुगलक का रेन जो है ना वो अंडर स्पीशियस सर्कमस्टांसेस, जैसे गाइसुद्दीन तुगलक जो है वो दिल्ली वापस आता है और सक्सेसफुल कैंपेन बंगाल के बाद, और एक वुडन पिलन पवेलियन वाज इरेक्टेड हेस्टली इन ऑर्डर टू एट द ऑर्डर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक टू गिव ए फिटिंग रिसेप्शन टू सुल्तान। जब व्हेन द कैप्चर्ड एलिफेंट वेर बीइंग परेडेड, एक हेस्टली इरेक्टेड स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाता है जो है, और सुल्तान जो है वो मर जाता है। और इससे जो है नंबर ऑफ रूमर फैलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने प्लान टू किल हिज फादर, दैट वाज द कर्स ऑफ हेवन एंड द मोस्ट फेमस सेंट ऑफ दिल्ली जो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, एंड दैट कि इसने जो है अपने बाप को मारने की साजिश की, और इससे जो है जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया है उन्होंने जो है इसे बद्दुआ दे दी। ठीक है, हुम द रूलर हैज़ जो है इसने जो है थ्रेटन टू पनिश, और इसने जो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया को जो है पनिश करने की जो है धमकी भी दी थी। जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है थ्रोन पे आने के बाद लिया, वो सो कॉल्ड जो अपना ट्रांसफ़र करना अपना कैपिटल दिल्ली से देवगिर। और ये दिखता है कि देवगिर जो था एक बेस ऑफ एक्सपेंशन था, टर्किश रूल ने जो है वो एक यहाँ ये एक अपना हेडक्वार्टर बनाया था, यहाँ से साउथ इंडिया को वो जो है को एक्सपेंड कर रहे थे अपना एम्पायर। मोहम्मद बिन तुगलक हैड स्पेंड जो बहुत सारे साल उसने जो है एज ए प्रिंस यहाँ पे गुजारे थे, देयरफॉर उसने सोचा कि मैं इंटायर साउथ इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल में ले आऊँगा। यहाँ रहा तो दिल्ली जो था वो पॉलिटिकली बड़ा डिफिकल्ट था, दिल्ली हैड लेड टू एक सीरीज ऑफ पॉलिटिकल डिफिकल्टीज। जो पीपल थे वो बड़े रेजिस्टिव थे, अंडर दैट दे फेल्ट एक एलियन रूल है। ठीक है, नंबर ऑफ जो मुस्लिम नोबल्स हैं उन्होंने इस चीज़ सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की, और ना अपने इंडिपेंडेंस असर्ट करने की बहुत सारे रिबेलियंस हुए। कज़न का मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न गुरशब के द्वारा अगेंस्ट हुम सुल्तान ने जो है वो प्रोसीड पर्सनली खुद गए। इट अपेयर के सुल्तान वांटेड टू मेक, वो देवघर को अपना सेकंड कैपिटल बनाना चाहता था ताकि वो जो है साउथ इंडिया को बेटर कंट्रोल कर सके। फॉर इस पर्पज़ के लिए ही ऑर्डर्ड बहुत सारे ऑफिसर्स और फॉलोअर्स को कि वो लीडिंग मैन को जो है इंक्लूडिंग जो बहुत सारे सूफी सेंट्स थे कि वो शिफ्ट करें देवघर में। ठीक है, समझे? तो ये एम्पायर था। ठीक है, ये बड़ा ये पूरा एम्पायर है, ये मैप आप देख लेना। ठीक है, तो देवगढ़ जिसको हमने दौलताबाद नाम दिया, मतलब वो क्या करना चाहता था कि ये दिल्ली है, यहाँ आना चाहता था ताकि साउथ इंडिया को भी वो अच्छे से जो है कंट्रोल कर सके। जैसे बाद में जो है औरंगज़ेब भी करेगा, औरंगाबाद में आके सेटल हो जाएगा। ठीक है, इट सीम्स कि जो गुड डील ऑफ जो ऑफिशियल प्रेशर था जो उस पर दबाव डाला जा रहा था टू सीरियसली टू माइग्रेट। अब लिबरल जो थे ग्रांटेड वेर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू देम, लिबरल ग्रांट्स भी प्रोवाइड की गई, अरेंजमेंट्स बनाए गए स्टे के दौलताबाद में, बट कोई अटैम्प्ट ऐसा बनाया नहीं गया शिफ्ट करने के लिए रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन को। तो दिल्ली एक बड़ा और लार्ज पॉपुलस सिटी रहा सुल्तान के ना होने पे भी। कॉइन जो मिंट होते थे दिल्ली में, वाइल जो सुल्तान था वो देवगढ़ में था। ये टेस्टिफाई है उस चीज़ की कि थ्रू मोहम्मद बिन तुगलक जिसने रोड बनाई दिल्ली से दौलताबाद की, वहाँ सेटअप हाउसेस बनाए उसके रास्ते में हेल्प करने के लिए ट्रैवलर्स को। तो दौलताबाद जो है 1500 किलोमीटर दूर था दिल्ली से। बहुत सारे लोग मारे भी गए इस रिग्रेस जर्नी और हीट में। सिंस उसकी मूवमेंट ने टिक समर्स में गर्मियों में गए मूवमेंट हुई तो बहुत सारे लोग रास्ते में मारे। मेनी ऑफ दोस्त जो दौलताबाद पहुँचे वो होम सिक हो गए, कुछ जो है वहाँ कुछ टाइम तक रहे। सेवरल जनरेशन्स जो थी जिनकी दिल्ली में थी वो शिफ्ट हुए दौलताबाद में, है ना, लुक्ड अपॉन इट एज देयर होम। हिंस देयर वाज गुड डील ऑफ जो है लोगों के अंदर नाराज़गी थी। तो कपल ऑफ ईयर के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया कि वो अबैंडन करेंगे दौलताबाद को, लार्जली क्योंकि ही सून फाउंड दैट ही कुड नॉट कंट्रोल, वो साउथ को कंट्रोल नहीं कर सकता फ्रॉम दिल्ली, एंड ही कुड नॉट कंट्रोल नॉर्थ इंडिया फ्रॉम दौलताबाद, और वो नॉर्थ इंडिया को अब दौलताबाद से कंट्रोल नहीं कर सकता। जो देवगढ़ को सेकंड कैपिटल बनाने की अटेम्प्ट भी फेल हो गई। तो इट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग नॉर्थ एंड साउथ इंडिया क्लोजर टुगेदर बाय इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। तो उसने सोचा कि हम कम्युनिकेशन जो है इंप्रूव करेंगे तो नॉर्थ और साउथ जो है कनेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे पीपल इंक्लूडिंग जो रिलीजियस डिवाइंस थे जो दौलताबाद गए थे वो वहीं सेटल्ड हो गए। दे बिकेम द मीन एक स्प्रेडिंग जो दक्कन में जो कल्चर रिलीजन और सोशल आइडियाज़ जो स्प्रेड करने के थे, है ना, जो टर्क्स लाए थे नॉर्थ इंडिया से, वो मदद मिली उसको स्प्रेड करने में। इस एज ए रिज़ल्ट एक नया कल्चरल इंट्रैक्शन हुआ नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में, एज वेल एज जो साउथ इंडिया इटसेल्फ। एक और स्टेप जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया उस टाइम पे, जो टोकन करेंसी उसने इशू करने का, क्योंकि मनी एक मेयरली मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। ठीक है,
मनी एक नहीं, मतलब मनी एक मियरली मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि आप पैसा दे रहे हो, कोई चीज़ ले रहे हो, ठीक है, वो कहीं और पैसा दे के कोई और चीज़ ले रहा है। तो जितनी भी कंट्रीज़ थी इन द वर्ल्ड टुडे वो टोकन करेंसी का यूज़ करती हैं, जनरली पेपर करेंसी आज तो यूज़ वही होती है ना। सो दो उनको डिपेंड नहीं होना पड़े गोल्ड और सिल्वर पे। अब जो थी वहाँ पे उस टाइम पे 14th सेंचुरी के वर्ल्ड में सिल्वर की बड़ी शॉर्टेज थी। मोर एवर जो कुबलाई खान था चाइना का, उसने सक्सेसफुली ये एक्सपेरिमेंट कर चुका था टोकन करेंसी के साथ। और जो मंगोल रूलर था ईरान का गजन खान, उसने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सोचा मैं भी इंट्रोड्यूस करता हूँ, ब्रॉन्ज के कॉइन इंट्रोड्यूस किए विच वाज उनकी सेम वैल्यू थी एज सिल्वर तनकास। स्पेसिमेन इस कॉइन के जो थे हैज़ बीन फाउंड, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में मिलते भी हैं इसके जो कुछ, एंड कैन बी सीन ए म्यूजियम्स में दिखते। तो आइडिया जो टोकन करेंसी के पीछे था कि एक न्यू वन इन इंडिया, टोकन अब नया आइडिया था ये, और ये डिफ़िकल्ट था इंट्रोड्यूस करना ट्रेडर्स को एज वेल एज कॉमन पीपल्स को कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो मोहम्मद बिन तुगलक माइट स्टिल हैव बीन सक्सेसफुल, वो कामयाब हो सकता था अगर गवर्नमेंट हैड बीन एबल टू प्रिवेंट पीपल, अगर गवर्नमेंट जो है रोक सकती लोगों को नकली नए कॉइन बनाने से, ठीक है। तो गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू डू सो, और सुन जो नया कॉइन था वो जो है उसकी डी वैल्यू मार्केट में उसकी वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि लोग भी छापने लगे, नकली बनाने लगे। फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक ये डिसाइड करते हैं कि वो टोकन करेंसी को विड्रॉ करेंगे, और उसने प्रॉमिस किया कि वो सिल्वर कॉइन को जो है ब्रॉन्ज कॉइन से चेंज करेंगे। इन दिस वे बहुत सारे पीपल ने नए कॉइन एक्सचेंज कर लिए पुराने देकर। बहुत सारे जो नकली कॉइन फोर्ज किए थे कुड नॉट बी फाउंड आउट और टेस्ट एंड वेर नॉट एक्सचेंज्ड। बहुत से फोर्ज कॉइन थे विच कुड बी फाउंड आउट, जिसका पता लग सकता था, जो टेस्ट हो सकते थे, वो तो एक्सचेंज नहीं किए। ये कॉइन जो है हीप्ड आउटसाइड द फोर्ट, एंड बरानी सेज के दे रिमेन लाइंग फॉर मेनी ईयर्स, कि ढेर लगा दिया गया किले के बाहर। तो फेलियर इन दो एक्सपेरिमेंट का कहीं ना कहीं उसकी प्रेस्टीज और स्वर्गनीति को अफेक्ट किया, और वेस्ट ऑफ मनी भी बहुत हुआ। वो अगर गवर्नमेंट ने क्विकली रिकवर कर लिया। मोरक्कन ट्रैवलर जो इब्न बतूता जो है, जो अब दिल्ली आते 1313 में, उसे कोई हार्मफुल आफ्टर इफेक्ट इन एक्सपेरिमेंट का नहीं दिखता है। एक फार मोर सीरियस प्रॉब्लम जो विद विच मोहम्मद बिन तुगलक को हैड टू कंटेंट वाज के जो सिक्योरिटी थी उसके फ्रंटियर्स की, जो उसकी जो बाउंड्रीज थी, जो उसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज मतलब जैसे आज होती है, वो उसकी जो है थी, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कंटेंट नहीं था। हैड टू कंटेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली लैंड एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, रेवेन्यू है ना, और उसके रिलेशनशिप जो नोबल के थे, वो भी हैड ऑल्सो प्रेजेंटेड कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स। हमने देखा अर्लियर सेक्शन में कि कैसे सीरियस प्रॉब्लम दिल्ली सल्तनत में जो है थी, जो स्टेडली एक्सपेंशन हुई मंगोल एम्पायर के साथ पंजाब में, उनका असोल्ट दिल्ली पे, ऑल थ्रू मंगोल जो थे वो कमज़ोर हो चुके थे अपने इंटरनल डाइसेशंस की वजह से भी, लेकिन वो अभी भी उतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो दिल्ली को थ्रेटन कर सकते हैं। एरिया जो है नियर पानीपत हो गया या फिर दिल्ली हो गया, ये एरियाज़ के नज़दीक वो अभी भी ख़तरा था। तो अर्लियर ईयर में मोहम्मद बिन तुगलक की जो रेन थी, तो मंगोल जो थे अंडर द लीडरशिप जो तरमाशरीन है, उसने सिंध तक पहुंच चुका था और रीच हो गई थी मेरठ तक, अबाउट 65 किलोमीटर जो दिल्ली से है। तो मोहम्मद बिन तुगलक नॉट ओनली डिफीटेड मुगल इन द बैटल, जो झेलम के नज़दीक ना सिर्फ उन्हें हराया, लेकिन उन्हें जो है काला नूर और कुछ एरिया जो पावर उनकी एक्सटेंड बियॉन्ड जो है इंडस के भी जो है अपनी पावर अप टू पेशावर तक जो है तुगलक ने कंट्रोल हासिल कर लिया था, उनसे छीन लिया था। तो ये शो करता है जो सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज नाउ इन ए पोजीशन कि वो ऑफेंसिव अटैक भी कर सकता है मंगोल के खिलाफ। तो देवगिर से वापस आने के बाद उसने लार्ज नंबर आर्मी रिक्रूट की, ठीक है, ताकि गजनी और अफगानिस्तान को ऑक्युपाई करने के लिए। तो बहरैन लिखता है, बारम सेज कि इसका ऑब्जेक्टिव था कि वो खुरसान और इराक को भी अटैक जो अपने कंट्रोल में ले, लेकिन हमें कोई ऐसी फाइंडिंग ट्रू ऑब्जेक्टिव मोहम्मद बिन तुगलक का पता नहीं चलता, उसके मन में क्या चल रहा होगा। मे भी उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि वो रीएस्टेब्लिश करेगा जिसको क्या कहते हैं साइंटिफिक जो है फ्रंटियर जो है, जो लाइन है जो हिंदू कुश है कांधार की है। बहुत सारे प्रिंसेस और बाकी जो है वो अदर फ्लैट टू सेंट्रल एशिया और वहाँ उन्होंने शेल्टर ले ली। मोहम्मद बिन तुगलक जो है एट द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारे मे हैव थॉट दैट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम मंगोल्स को इस एरिया से निकाल के हिंदू कुश के परे ही कर दे कांधार के। आफ्टर ए ईयर फॉलोइंग जो इनके फेलियर और एस्टेब्लिश टोकन कॉइन्स करेंसी और इम्प्रूव ये रिलेशन के एक्सपेरिमेंट्स के बाद फेल्ड होने के बाद एंड द इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप विद मुगल्स, तो आर्मी डिसबैंड कर दी गई। मीनवाइल जो सिचुएशन थी सेंट्रल एशिया में वो चेंज्ड रैपिडली। इन ड्यू कोर्स में तैमूर ने यूनाइट कर लिया एक इंटायर एरिया अपने कंट्रोल के अंदर, और ये एक फ्रेश खतरा अब इंडिया के लिए हो गया। जो अफेक्ट था खुसरान प्रोजेक्ट का वो
बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है और कंफ्यूज्ड विद काराचिन के एक्सपीडिशन के लिए, लेकिन ये एक्सपीडिशन जो है वो लॉन्च की गई थी कुमाऊँ हिल्स ही हिमालयाज़ में। थ्रू अकॉर्डिंग जो मॉडर्न डे हिस्टोरियन एक्सपीडिशन जो एम थी कश्मीर के लिए, उस पर अपना कंट्रोल लेने के लिए, और जो इंटायर जो हॉर्स ट्रेड है चाइना का, सियाकांग का, होएवर इसका कभी भी एम नहीं था कि चाइना को कॉन्क्वेस्ट करने के लिए। कुछ लेटर हिस्टोरियंस जो है ये चीज़ों सजेस्ट करते हैं, और आफ्टर सम सक्सेस जो आर्मी जो है इतनी वेंट टू फार इनटू द इनहॉस्पिटल रीजन हिमालयाज़ की, और उन्हें बड़ा सफ़र करना पड़ा डिज़ास्टर्स। हमें ये भी बताया जाता है कि आर्मी जो थी 10,000 की थी और सिर्फ 10 वापस आए। होएवर ये भी जो है इट सीम्स के जो हिल राजास थे उन्होंने लॉर्डशिप दिल्ली की एक्सेप्ट कर ली थी। सब्सिक्वेंट जो मोहम्मद बिन तुगलक की एक्सपेक्टेशन थी, जो कांगड़ा हिल्स की थोस द हिली रीजन्स है ना, वो भी उन्होंने फुल्ली सिक्योर कर ली थी। ठीक है, अगर हम एग्रेरियन रिफॉर्म्स और नोबिलिटी के बारे में देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी बहुत सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड मेजर्स लिए थे। ठीक है, जैसे जो है, लेकिन जो और मोस्ट ऑफ देम जो है ये दोआब रीजन में भी ट्राई किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक को डिड नॉट बिलीव कि अलाउद्दीन की खुली जो पॉलिसी थी कि ट्राइंग टू रिड्यूस के कुत्स और मुकद्दम्स को कम करने की, जो हेड ऑफ विलेजेस है उनको कम करने की पॉलिसी अच्छी नहीं थी। ठीक है, टू द पोजीशन के एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर की तरह उनको रखा जाए, नहीं। बट ही डिड वांट, वो चाहता था कि एक अच्छा खासा हिस्सा जो है लैंड रेवेन्यू का स्टेट को मिले। द मेजर ही एडवोकेटेड एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, हैड ए लॉन्ग टर्म, लेकिन वो भी, बट दे फेल डिजास्टरली उसके ही रेन में जो है उसकी हुकूमत में। ये डिफ़िकल्ट है कहना कि वेदर की जो उसने मेजर्स लिए वो फेल हुए बिकॉज कि बैड प्लानिंग थी, या जो जिन ऑफिसर्स ने इम्प्लीमेंट किया वो फॉल्टरी थी, या वो लैक करते थे एक्सपीरियंस। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो मोहम्मद बिन तुगलक की रेन है, वहाँ पे बहुत सारे जो है ना पीजेंट्स किसानियों की तरह जो है बगावतें हो रही थी गंगेटिक दोआब में, गंगा जमुना दोआब। अब पीजेंट्स जो थे विलेजेस से भागे और मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़े हार्श मेजर लिए उनको कैप्चर करने के लिए, पकड़ के उनको सजा देने के लिए। हिस्टोरियंस आर ओपिनियन कि ये ट्रबल जो है ये शुरू हुई थी ओवर असेसमेंट की वजह से। ज़मीनों की जो शेयर था स्टेट का वो रहा हाफ, स्टेट रिमेंड हाफ एज अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का 50%। ठीक है, बट इट वाज फिक्स्ड आर्बिट्रली, ना सिर्फ एक्चुअल प्रोड्यूस पे नहीं था, तो प्राइस जो था वो फिक्स था आर्टिफिशियली। ठीक है, कन्वर्ट करके कि जितना प्रोड्यूस है उसका कितना पैसा आता उससे आधा। तो बहुत सारे फेमाइन हुए इन एरियाज़ में, हाफ ए डजन ईयर्स मेनी, और सिचुएशन ख़राब होती गई, बहुत लोग भुखमरी से मरने लगे। अब एफर्ट्स जो थी रिलीफ के लिए बाय गिविंग एडवांस फॉर कैटल्स और सीड्स के लिए एडवांस देने की, डिगिंग वेल्स वो बहुत लेट हुए, कुएं बहुत लेट खुदे, सो बहुत सारे लोग जो है अराउंड दिल्ली मरे। ठीक है, और एयर बिकम पेस्टिलेंशनल। ठीक है, पेस्टिलेंशनल। ठीक है, अब सुल्तान जो था वो छोड़ के दिल्ली 2.5 ईयर के लिए जो है कैंप में रहने लग गया। कहाँ पे? स्वार गदरवाई है जो 100 मील है दिल्ली से, एक किनारे पे कन्नौज के, गंगा के किनारे पे कन्नौज में, क्योंकि इतनी बुरी हाल हो गई थी मर के। ठीक है, अब आफ्टर रिटर्निंग टू दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक ने लॉन्च की एक स्कीम ताकि जो है इम्प्रूव किया जा सके कल्टीवेशन। उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया, दीवान आम ए कोही। ठीक है, दीवान अमीर एक कोही। ये एरिया जो डिवाइड किया गया डेवलपमेंट ब्लॉक्स में, हेडेड बाई कुछ ऑफिसर्स थे जिनका जॉब ये था कि वो कल्टीवेशन पे जो है लोन देंगे कल्टीवेटर को, और कल्टीवेटर से सुपीरियर क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस कराएंगे। तो वीट जो थी उगाई जाएगी बैरली की जगह, तो शुगर केन जो है वो उगाई जाएगी वीट की जगह, ग्रेप्स उगाई जाएंगे एंड डेट्स शुगर केन की जगह। तो ऐसा कुछ सिस्टम किया। ये स्कीम भी फेल हो गया लार्जली क्योंकि मेन चोजन इस पर्पल के लिए जो लोग चूज़ किए थे वो बड़े ही बेईमान और क्या थे, इनएक्सपीरियंस थे। उनके पास कोई तजुर्बा तो था नहीं, और मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी फॉर अपने इस्तेमाल के लिए उन्होंने पैसा यूज़ किया। तो लार्ज सम ऑफ मनी जो एडवांस जो प्रोजेक्ट्स के लिए दिए थे वो रिकवर नहीं हुए। फॉर्चुनेटली फॉर ऑल द कंसर्न्स मोहम्मद बिन तुगलक इस टाइम पे मर जाता है और फिरोज जो है वो इस लोन को माफ़ कर देता है। बट द पॉलिसी जो एडवोकेट की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की वो एक्सटेंड की जाती है और कल्टीवेशन को इम्प्रूविंग कल्टीवेशन वाज नॉट लॉस्ट, इट वाज टेकन अप बाय फिरोज और इवन विग्रेसली लेटर बाय अकबर। एक और प्रॉब्लम थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वो फेस करनी पड़ी कि वो थी प्रॉब्लम नोबिलिटी की। चाहल गानी जो थी ना वो 40 टर्क्स वाली, वो राइज ऑफ खिलजी और नोबिलिटी जो थी फ्रॉम मुस्लिम बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रेसेस इंक्लूडिंग जो इंडियन कन्वर्ट्स थे, ये कुछ जो खिलजीज के दौर में हुआ था
मोहम्मद बिन तुगलक इससे एक स्टेप और आगे गए। उसने एंटरटेन किए वो लोग भी जो नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, उनको भी बनाया, बट बिलोंग टू ए कास्ट, जैसे कोई नाई है, कोई कुक है, कोई वेवर है, कोई शराब बनाने वाला, उनको भी नोबिलिटी में ऐड किया। ही इवन गिवन देम, उनको इंपॉर्टेंट ऑफिस भी दिए, और मोस्ट ऑफ देम जो थे वो डिसेंडेंट थे मुस्लिम कन्वर्टेड लोग, जो फ्यू हिंदूज जो थे वो इंक्लूड किए, कुछ जो थे पहले हिंदूज थे फिर मुसलमान कन्वर्ट हुए थे। तो देर इज नो रीजन कि बिलीव करना कि पीपल जो थे वो अनएजुकेटेड थे या इनसफिशिएंट थे उसमें जॉब में, बट ऑफिस होल्डर्स जो थे ऑफ अर्लियर पीरियड, जो पहले से ऑफिस होल्डर करते थे, जो नोबल फैमिलीज से आते थे पुरानी से, ठीक है, वो इस बात से बहुत नाराज थे। और हिस्टोरियन बारानी जो है मेक दिस मेन पॉइंट ऑफ हिज डेनोटेशन ऑफ जो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो वेलकम्ड फॉरनर्स टू द नोबिलिटी, कि जो बाहर से लोग आए उन्हें भी अपनी नोबिलिटी में ऐड किया उसने। तो लार्ज नंबर ऑफ होम केम टू हिज कोर्ट। अब थो जो नोबिलिटी थी मोहम्मद शाह तुगलक की, वो कंसिस्ट करती थी बहुत सारे डाइवर्जेंट सर्कल सेक्शन से अलग अलग से। तो नो सेंस ऑफ कोई यूनिटी यू कुड नॉट डेवलप अमंग देम, कोई सेंस ऑफ लॉयल्टी नहीं थी सुल्तान के अकॉर्डिंग। ऑन दी अदर हैंड जो वास्ट एक्सटेंड था एम्पायर का, वो एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा था बगावत के लिए, और वो स्टाइवरिंग टू कार्व, और वो लोग अपनी एक इंडिपेंडेंट किंगडम और अथॉरिटी बनाने के लिए। और जिस तरह का टेम्परामेंट था गर्म और गुस्से वाला मोहम्मद बिन तुगलक का, और उसकी टेंडेंसी कि वो सख्त पनिशमेंट किसी को भी दे सकता है, जो भी जो है सस्पेक्टेड होगा, जो भी उससे गद्दारी करेगा, जो भी इसके खिलाफ बोलेगा। तो थोस जो रेन है मोहम्मद बिन तुगलक की, वो वाइल मेकिंग टू द जिंथ ऑफ दिल्ली सल्तनत का मतलब सबसे ऊंची चोटी बनती है, लेकिन यहीं से कहीं ना कहीं एक प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी स्टार्ट हो गया था। एक दिल्ली सल्तनत पेनिकल पे पहुंची, जैसे मुगल सल्तनत औरंगजेब के टाइम पे एक पेनिकल पे पहुंच गई थी कि बियॉन्ड उसके जो है एक्सपेंशन हो ही नहीं सकते थे, बट वही उसका रीजन भी बना डिसइंटीग्रेशन का। सिमिलरली दिल्ली सल्तनत के साथ भी यही हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। समझे? डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन जो है दिल्ली सल्तनत का, फिरोज शाह और उसके सक्सेस। देखो लेटर हाफ जो था मोहम्मद बिन तुगलक का रेन का, उसमें रिपीटेड बगावत होने लगी, रेबेलियन होने लगे लोगों के द्वारा, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर। रेबेलियन एम्बिशियस नोबल्स के द्वारा, पर्टिकुलरली जो बाहर के एरियाज में, नॉट पर्टिकुलरली जो क्लोज टू दिल्ली है, लेकिन आउटलाइन एरियाज में नए फीचर्स थे। वे नॉट ए न्यू फीचर, कोई नया फीचर नहीं था, पहले भी हमने एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एम्पायर सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है, इंडिपेंडेंट किंगडम्स उभर आती है। इन मोस्ट केसेस जो सुल्तान वाज नॉट एबल टू सप्रेस देम विद द हेल्प ऑफ जो सेंट्रल आर्मी, उससे सप्रेस नहीं कर पाया, और जो बैंड ऑफ जो लॉयल नोबल्स थे उनकी मदद से और सेंट्रल आर्मी से नहीं सप्रेस कर पाया, वो नहीं मतलब सप्रेस कर पाया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की जो परेशानियां थी वो बहुत सारी थी। रेबेलियन जो थे एक के बाद एक जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर में हो रहा था, बंगाल में, माबर में, तमिलनाडु, वारंगल, कंपाली कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल, अवध, गुजरात, सिंध। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है किसी पे उसको भरोसा नहीं था, और एटलीस्ट नॉट सफिशिएंटली, इतना नहीं था कि सो ही डैश्ड, वो एक पार्ट ऑफ मुल्क से जो है दूसरे पार्ट ऑफ मुल्क कंट्री में जाता था रेबेलियन को देखने के लिए, तो हीज आर्मी पूरी तरह से उसकी फौज थक चुकी थी। जो रेबेलियन साउथ इंडिया में हुए वो सबसे ज़्यादा सीरियस थे। एट फर्स्ट जो रेबेलियंस जो थे इन एरियाज़ में बगावत जो थी वो ऑर्गेनाइज लोकल गवर्नर के द्वारा की गई, तो सुल्तान जल्दी जल्दी साउथ इंडिया जाता था। आफ्टर सम टाइम जो है प्लेग जो है आर्मी में बीमारी फैल गई है ना, और वी आर टोल्ड कि 2/3 जो आर्मी थी वो प्लेग से ख़त्म हो गई। तो ये भी एक मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस चीज़ से भी कभी रिकवर कर ही नहीं पाया। सुन जब वो ही रिटर्न ऑफ सुल्तान फ्रॉम साउथ इंडिया से आया, एक और बगावत हो गई, लेड बाई 2 ब्रदर हरिहरा और बुक्का के द्वारा। तो इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी जो है ग्रेजुअली जो है एक्सपेंड कर ली थी, और यही बाद में दिस वाज विजयनगर एम्पायर जो सुन एम्ब्रेस था इंटायर साउथ इंडिया। फर्दर नो दक्कन में कुछ फॉरेनर नोबल्स ने जो है एक अपनी खुद से पर्सनैलिटी जो है दौलताबाद के नज़दीक जो है वो अपना एक खुद का छोटा सा एक क्या किंगडम बना ली, जो एक्सपेंड करके बाद में बहमानी किंग एम्पायर बनेगा। तो वी शैल ट्रेस ये अचीवमेंट्स दो रिमार्केबल एम्पायर जो है सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बंगाल खुद इंडिपेंडेंट हो गया विद ग्रेट एफर्ट। मोहम्मद तुगलक जो है वो इस जो है रेबेलियन जो अवध, गुजरात और सिंध में है उनको कंट्रोल कर पाया, वाइल स्टिल जो सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक डाइड और उसका कज़न जो है फिरोज शाह तुगलक जो है वो बैठता है गद्दी पे। अब मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसीज़ ने जो है नोबल्स के अंदर भी, फौज के अंदर भी नाराज़गी पैदा कर दी थी, और जो मुस्लिम थियोलॉजियंस और जो सूफी सेंट थे जो बड़े वेरी इन्फ्लुएंशियल थे वो आपस में क्लैश करने लगे।
और कहीं ना कहीं जो अनपॉपुलैरिटी थी मोहम्मद बिन तुगलक की शुड नॉट भी ज़्यादा इतनी बढ़ा चढ़ा के नहीं बतानी चाहिए, बताई जितनी जा रही उतनी नहीं थी। इवन व्हेन ही वाज, जो वो कैपिटल से इतना समय तक, जो अपनी राजधानी से जो अपने दूर था, जो एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली, पंजाब और दूसरे पार्ट ऑफ जो नॉर्थ इंडिया की थी, वो नफा फंक्शन नॉर्मली करती रही। फिरोज शाह तुगलक जो था, जो तख्त पे बैठा उसका कज़न, उसके पास बड़ी सारी प्रॉब्लम थी और इमिनेंट ब्रेकडाउन जो हुआ दिल्ली सल्तनत का। उसने अडॉप्ट की पॉलिसी कि वो नोबल्स को खुश करेगा, आर्मी को खुश करेगा, ये थियोलॉजियंस, मुल्लाज को, इनको, है ना, और असर्टेड हिज अथॉरिटी ओवर ओनली सच एरिया। उतने ही एरिया पे उसने अपनी जो है ताकत दिखाई, एडमिनिस्ट्रेशन जो ईजिली हो सके सेंटर से ही। देयरफॉर उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया कि अपनी अथॉरिटी जो है साउथ इंडिया और दक्कन के रीजन पे मैं दोबारा से असर्ट करूँ, रीअसर्ट करूँ। इसने 2 कैंपेन किए बंगाल में जो अनसक्सेसफुल थे। बंगाल जो है वो सुल्तानत से फिर से लॉस्ट हो गया, फिर से बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और इवन द सल्तनत कंटिन्यू एज ए लार्ज एंड विद ड्यूली अर्ली रेन ऑफ, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इतनी बड़ी थी। और फिरोज ने जो है कैंपेन किया अगेंस्ट जो है जागनागर, जो उड़ीसा है ना, ही डिसक्रेटेड बहुत सारे टेम्पल्स तोड़े, है ना, बड़े सारे वहाँ से दौलत इकट्ठी करके लाया, लेकिन कोई अटैम्प्ट नहीं किया कि मैं उड़ीसा को अपने कंट्रोल में लेके आऊँ। उसने एक और जो है कांगड़ा में और पंजाब हिल्स में जो अटैक किया। उसकी जो लॉन्गेस्ट कैंपेन थी वो डील कर रहा था रेबेलियन जो गुजरात और थट्टा में हो रहा था। ऑल थ्रू ये रेबेलियंस जो है वो पूरी तरीके से क्रश कर दी गई और आर्मी ने जो है बड़ी मुसीबतें झेली, यहाँ पे लॉसेस भी बड़े हुए जब वो वापस आ रहे थे रन ऑफ कट से। तो फिरोज शाह बाई नो मीन कोई डिस्टिंक्टिव मिलिट्री लीडर था और उसकी रेन जो है वाज ए पीरियड ऑफ पीस एंड ऑफ क्वाइट डेवलपमेंट, ठीक है। ही डिग्री टू वट एवर ए नोबल डाइड हिज सन शुड बी अलाउड टू सक्सीड टू हिज पोजीशन, ठीक है, कि कोई भी अगर नोबल मरेगा उसका लड़का जो है उसकी पोजीशन लेगा। ड्यूरिंग एकता एंड इफ ही हैड नो सन, तो अगर एकता है ना, इंक्लूडिंग जो एकता जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनको मिलेगी, अगर उसके पास कोई सन नहीं है तो उसका सन इन लॉ उसके एब्सेंस में पोजीशन लेगा या उसका नौकर। तो फिरोज शाह ने वो प्रैक्टिसेस जो थी टॉर्चर की, नोबल की, उनके ऑफिशियल्स की, अगर कोई भी बैलेंस वाज फाउंड अगेंस्ट देम इन टाइम्स ऑफ ऑडिटिंग और अकाउंट ऑफ देयर एकता जो है वो चीज़ें अबॉलिश कर दी कि कोई भी ऑडिटिंग धांधली वांधली में पनिशमेंट वो अबॉलिश कर दी। तो ये स्टेप सारे क्या थे, इन नोबल्स को जो है खुश करने के थे। और ये एक मेजर फैक्टर था कि कोई तरह का किसी तरह का रेबेलियन जो है बगावत नोबल्स में नहीं हुआ। एक माइनर एक्सपेडिशन उसने गुजरात की थी और थाटा की थी, हमने पढ़ा। होएवर कोई लॉन्ग रन में जो पॉलिसी जो थी मेकिंग ऑफिस और एकता हेरिडेटरी, ये बाउंड टू बी हार्मफुल थे। इट रिड्यूस द चांसेस एक कॉम्पिटेंट मेन को रिक्रूट करने की सर्विसेज में बेस्ड ऑन मेरिट, वो चीज़ें ख़त्म कर दी। तो सुल्तान जो है डिपेंड हो गया एक ओलिगार्की पे, एक 10-20 लोगों के जो है नोबल्स पे पूरी तरह डिपेंडेड था। सुल्तान ने, फिरोज ने एक्सटेंड कर दिया प्रिंसिपैलिटी ऑफ हेरिडेटरी टू द आर्मी एज वेल। अब आर्मी में तो टैलेंट के बेस पे होना चाहिए, उसने कहा नहीं, आर्मी वाले का आर्मी वाला बन सकता है। ओल्ड सोल्जर को अलाउ किया कि वो रेस्ट इन पीस और सेंड उसकी जगह पे अपने बेटे या अपने सन इन लॉ, अपने दामाद को भेज सकते हो अगर अवेलेबल हैं, या अपने नौकर को। सोल्जर वेर नॉट पेड इन कैश, उन्हें असाइनमेंट दिया जाता था कि इन विलेजेस का आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब कि सोल्जर आइदर हैड टू गो टू विलेज कि वो कलेक्ट करे अपनी सैलरी, या एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द सर्विस और टू गिव असेसमेंट टू सम मिडल मैन हु विल गिव हिम हाफ ऑफ और 1/3 ऑफ इट्स वैल्यू। तो ये कैसा सिस्टम था कि विलेज तुम्हें ये गाँव चाहिए तुम्हारे सुपुर्द है, तुम हमारे यहाँ फौज में नौकरी करोगे, इस गाँव से जितना भी रेवेन्यू आएगा, जितना भी टैक्स आएगा वो तुम कलेक्ट करोगे। अब ये बंदा इधर से फौज छोड़ के यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने जा रहा है, अगर वो किसी दूसरे बंदे को भी लगाएगा तो उसको 50% मिलेगा, 50 जो है वो मिडल मैन खा जाएगा। तो फौज को ज़्यादा फायदा हुआ नहीं लॉन्गर रन में। तो इंटायर जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी कमज़ोर हो गई। सोल्जर्स को वेर अलाउड टू पास यूजलेस हॉर्सेस टू द मस्टर बाय ब्राइबिंग द क्लर्क। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा, तो उसने, फिरोज ने ये ट्राई करने की क्या किया कि वो अब थियोलॉजियंस को भी जीतेगा, जो बड़े बड़े मुल्लाज हैं ना, जो मुफ्तीज हैं, बाई प्रोक्लेमिंग दैट कि वो एक ट्रू मुस्लिम किंग है, दैट के स्टेट जो है अंडर हिम वो एक इस्लामिक स्टेट है। एक्चुअली जो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ जब इल्तुतमिश जो है थ्रोन पे बैठा था, एक टसल था बड़े बड़े मुफ्तीज मुल्लाज के बीच में और सुल्तान के बीच में कि ये आखिर जो इंडियन स्टेट जो हमने दिल्ली सल्तनत बनाई है ये क्या है, और जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई टूवर्ड नॉन मुस्लिम, किस तरह के स्टेट और कैसी पॉलिसीज़ जो है हम नॉन मुस्लिम के जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी उनकी तरफ हम कैसा बिहेव करें।
एज इज स्टेटेड अर्लियर फ्रॉम द टाइम ऑफ इल्तुतमिश स्पेशली अंडर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगली जो टर्क ने हैं, डिड नॉट अलो, उन्होंने इन थियोलॉजियंस को जो है कभी भी नहीं अलो किया वो कि स्टेट की पॉलिसीज़ कैसी होंगी, इन्हें डिसाइड करने का कभी चांस नहीं दिया। दे वेज्ड जिहाद अगेंस्ट हिंदू रूलर्स, जब उन्हें अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वो काम करते रहे और इन थियोलॉजियंस को सेटिस्फाई करके रखा। लेकिन नंबर ऑफ देम जो उनको हायर पोजीशंस पे भी अपॉइंट किया, जुडिशरी और जो एजुकेशनल सिस्टम है ऑफ कोर्स जो वो है वो इनके हाथ में रहा। डिस्पाइट आउटर ट्रैपिंग एंड अपीयरेंस, जो फिरोज थे उन्होंने फॉलो की एक पॉलिसी और उसकी ऑफिस प्रेडेसेसर्स इन एसेंशियल्स, लेकिन कोई रीज़न ऐसा नहीं है बिलीव करना कि ये थियोलॉजियंस ने जो है स्टेट पॉलिसी को डिक्टेट किया, बट गिवन के नंबर ऑफ जो है कंसेशंस इनको दिए गए, उसने बैन करने की प्रैक्टिस की। जो ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस है, जो अन इस्लामिक जिनको कंसीडर किया जाता है, उनको बैन कर दिया गया। थोज ही प्रोहिबिटेड कि प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन गोइंग आउट टू द वर्शिप एट द ग्रेव्स ऑफ सेंट्स, कि ये जो मुस्लिम वुमेन्स हैं ये जो जा रही हैं, ये जो संतों की जो दरगाहों पे वहाँ जो है दुआएं मांगने के लिए, वर्शिप करने की, इबादत करने के लिए उनको बैन कर दिया। ही प्रोसिक्यूटेड नंबर ऑफ मुस्लिम्स सेक्ट्स को, बहुत सारे मुस्लिम सेक्ट थे जो कंसीडर किए जाते थे इन थियोलॉजियंस, इन मुफ्ती मुल्लाओं की तरफ, जो सेक्शन ऑफ जो था, हाँ ठीक है। इट वाज ड्यूरिंग इसके टाइम पे कि फ़िरोज़ ने जिजिया को एक सेपरेट टैक्स बना दिया। पहली बार देखो, अब फ़िरोज़ ने जिजिया को एक सेपरेट टैक्स बना दिया। इट वाज द पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू, फ़िरोज़ ने एक्सेप्ट किया कि वो एग्जाम्प्ट करेंगे ब्राह्मण्स को जिजिया पे करने से, सिंस दैट वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द शरिया, कि शरिया में ये प्रोवाइडेड नहीं है। ओनली वुमेन, चिल्ड्रन दैट एंड द डिसेबल्ड एंड द, तो फ़िरोज़ ने जो है ब्राह्मण्स को जो है नहीं जिजिया से बाहर किया, सिर्फ वुमेन, चिल्ड्रन और जो डिसेबल्ड हैं, जो मतलब माजूर से, हाथ पाँव से, है ना, दिव्यांग हैं, है ना, और इंडिजेंट्स हु हैड नो, जिनके पास कोई खाने पीने की लीन नहीं है, उनको जिजिया से बाहर कर। वर्स, ही पब्लिकली बर्न्ड ए ब्राह्मण फॉर प्रीचिंग टू द पीपल इंक्लूडिंग मुस्लिम्स ऑन द ग्राउंड फॉर बीइंग अगेंस्ट द शरिया। तो उसने एक ब्राह्मण्स को और उनके साथ साथ जो मुस्लिम्स वहाँ सुन रहे थे रिलीजन की बातें, उनको जला दिया गया कि ये शरिया के खिलाफ है। ऑन द सेम ग्राउंड ही इवन ऑर्डर्ड दैट ए ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग इन हिज पैलेस टू बी रेज्ड, जो पेंटिंग्स थी उसके वॉल में वो उनको मिटा दिया जाए। लेकिन वो पैट्रोनाइज करता था म्यूज़िक, डिस्पाइट इतना ऑर्थोडॉक्सी होने के बाद भी वो शराब का बहुत बड़ा शौकीन था। तो ये जो नैरो व्यूज़ थे फिरोज शाह तुगलक के, उसने सडनली हार्म किया। और एट द सेम टाइम जो फिरोज शाह तुगलक था वो पहला रूलर था जिसने ऐसे जो है टुक स्टेप्स के वो हिंदू रिलीजन के वर्क को जो है वो ट्रांसलेट किया जाए संस्कृत से पर्शियन की तरफ। तो कहीं ना कहीं वो अपीजमेंट का काम कर रहा था, कहीं कुछ नाराज़ हो रही है कोई सेक्शन, कहीं किसी को खुश कर रहा है, तो थ्रू दैट कि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके हिंदू आइडियाज़ की और प्रैक्टिस की। बहुत सारी बुक्स म्यूज़िक पे, मेडिसिन पे, मैथमेटिशियंस पे वो ट्रांसलेट की गई संस्कृत से पर्शियन में, उसके ही हुकूमत में। फिरोज शाह ऑल्सो टुक ए नंबर ऑफ जो ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स, उसने बैन कर दिया जो इनह्यूमेन प्रैक्टिस है, जैसे हाथ को काटना, पाँव को काटना, नाक काटना, जो गलतियों पे मतलब चोरी चकारी, ये ऐसी चीज़ों पे, थेफ्ट और बाकी जो गुनाह होते हैं। उसने हॉस्पिटल बनाए जहाँ फ्री ट्रीटमेंट गरीबों को दिया जाता था। कोतवाल्स को ऑर्डर किया कि वो लिस्ट बनाएंगे जो बेरोज़गार लोग हैं। ही प्रोवाइडेड, उसने जो है क्या दिया, डावरीज जो दहेज है वो लड़कियों को दिया, गरीब लड़कियों को। ये बेसिकली जो है वो डिज़ाइन किया गया था हेल्प करने के लिए मुस्लिम की अच्छी फैमिलीज़ को जो है जो बुरे वक्त में नीचे गिर गई। तो दिस अगेंस्ट शो कि एक लिमिटेड नेचर ऑफ स्टेट था इंडिया का मेडिवल टाइम में। होएवर फिरोज ने एम्फसाइज किया कि स्टेट वाज नॉट मेयरली फॉर अवार्डिंग पनिशमेंट और कलेक्टिंग टैक्स, कि सिर्फ हम सज़ा देने के लिए और पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं है, हम बड़े बिनोविनेंट इंस्टीट्यूशन भी हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मेडिवल टाइम में द असर्टेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बिनोवलेंस वाज ए वैल्यूएबल वन एंड फिरोज डिजर्व क्रेडिट फॉर। फिरोज शाह बड़े ध्यान से इंटरेस्टेड था उनका इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट कंट्री की कैसी हो सकती है। उन्हें बड़े बड़े पब्लिक डिपार्टमेंट्स जो है बनाए जो पब्लिक वर्क करेंगे, जो बड़ी बिल्डिंग प्रोग्राम का देखेंगे। फिरोज ने रिपेयर और डग किए मोर नंबर ऑफ कैनाल्स, जो लॉन्गेस्ट कैनाल है 200 किलोमीटर की, जो सतलुज से हंसी तक बनाई, एंड अदर कैनाल्स फ्रॉम यमुना। तो दीज एंड अदर कैनाल जो उसने बनाई इरिगेशन पर्पजेज़ के लिए, खेती बाड़ी के लिए, पानी के लिए ना, वाटर के लिए, नए टाउन्स में, है ना, दीज टाउन्स जो प्रोवाइडिंग वाटर टू सम न्यू टाउन जो फिरोज़ ने बिल्ड किए, जैसे हिसार फिरोज़ाई और हिसर मॉडर्न डे हरियाणा, या फिरोज़ाबाद एक मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश में है जो इवन टुडे भी एग्जिस्ट करता है। एक और स्टेप्स जो फिरोज़ ने जो है टुक प्लेस वाज के बहुत इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नेचर में।
उसने ऑर्डर किया अपने ऑफिसर्स को, वट एवर दे अटैक ए पैलेस, दे सेलेक्ट हैंडसम एंड वेल बोर्न यंग बॉयज़ एंड सेंड देम टू सुल्तान एज ए स्लेव। कि खूबसूरत और अच्छे बिल्ड के जो हैं, जब तुम किसी नई सिटी में अटैक करोगे, किसी नए पैलेस में, तो इन दिस वे फिरोज़ ने ग्रेजुअली गैदर कर ली 1,80,000 स्लेव्स, और कुछ को ट्रेंड भी किया गया बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट में, पोस्टिस में, रॉयल वर्क फोर्सेज में, कारखानों में, ऑल ओवर द एम्पायर में। और फ्रॉम अदर्स ही फॉर्म्ड और कुछ में से उसने एक सोल्जर्स का पूरा एक कॉप्स बनाया जो डायरेक्टली डिपेंडेंट थे सुल्तान पे, और हिंस ही होप्ड वुड बी कम्प्लीटली जो लॉयल होंगे सुल्तान के लिए। ये पॉलिसी नई नहीं थी, हमें ये अर्ली टर्की सुल्तान में इंडिया में देखती है वो प्रैक्टिस जो है स्लेव रिक्रूट करने का। बट एक्सपीरियंस हैज़ शोन कि ये स्लेव्स कुड नॉट डिपेंड ऑन फॉर द लॉयल्टी एंड डिसेंडेंट ऑफ देयर मास्टर, could not be dependent as soon as they form a separate interest group apart from nobility। जब फिरोज मरते हैं 1388 में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो विच ही हैड टू बी फेस्ड इवन आफ्टर द डेथ, जो सुल्तान जो केम टू द सरफेस। अब स्ट्रगल जो थी पावर की वो शुरू होगी सुल्तान में और नोबल में एक बार फिर। जो लोकल ज़मींदार जो राजा थे उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा लिया और अपनी इंडिपेंडेंस उन्होंने घोषित कर दी। एक नया फैक्टर यहाँ राइज होता है सिचुएशन में, वो एक्टिव इंटरवेंशन। जो फिरोजी स्लेव्स हैं वो भी अब अपना जो है वो भी बीच में घुसने लगे और अटेम्प्ट किया कि हम भी अपना कोई एक नॉमिनी थ्रोन पे रखें। सुल्तान मोहम्मद का जो सन ऑफ फिरोज था वो इस पोजीशन को जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर पाया विद द हेल्प मोहम्मद, है ना, सुल्तान मोहम्मद। और बट वन फर्स्ट स्टेप वाज टू ब्रेक अप द पावर ऑफ द स्लेव्स और किलिंग एंड इम्प्रिजनिंग मेनी ऑफ देम एंड स्कैटरिंग द रेस्ट। तो उसने क्या किया कि पहला काम ये जो नौकर थे, स्लेव्स थे, इनको पकड़ा जाए, इनको मारा जाए, इनको जेल में डाला जाए और भगाया जाए। होएवर नाइदर ही नोर ही सक्सेसर जो नुसरुद्दीन महमूद है वो रूल कर पाए, है ना, जिन्होंने रूल किया था 1394 से 42 तक, वो जो एम्बिशियस नोबल्स थे और जो ये राजाज थे इनको कंट्रोल कर पाए। परहैप्स जो मेजर रीज़न था वो थे रिफॉर्म जो फिरोज़ ने किए थे, जिसने नोबिलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था और आर्मी को इतना बेकार कर दिया था कि अब वो कंट्रोल ही नहीं हो सकती। जो गवर्नर थे प्रोविंसेस की वो अपने आप को आज़ाद कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया। ग्रेजुअली जो दिल्ली थी वो वर्चुअली एक स्मॉल एरिया में रह गई सराउंडिंग दिल्ली। एज ए विट सैड जो डोमेनियन ऑफ द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स था, जो बीइंग जिसका टाइटल था सुल्तान ऑफ द दिल्ली, वो अब सिर्फ सुल्तान से पालम तक रह गया। जो वीकनेस थी दिल्ली सल्तनत की वो और ख़राब हो गई जब तैमूर ने इन्वेड किया 1398 में दिल्ली में। तैमूर जो एक टर्क था बट कुड नॉट क्लेम एक ब्लड रिलेशन अपना चंगेज़ के साथ नहीं कर पाया था, बट स्टार्टेड हिज कैरियर कन्क्वेस्ट 1370 में स्टार्ट करता है और ग्रेजुअली जो है इंटायर जो है ट्रैक जो सीरिया से ट्रैक्सोनोमिया और फ्रॉम साउथर्न रशिया से लेके इंडस तक अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो रेड करता है इंडिया में और प्लंडर करता है और उसका मोटिव था कि वो जो धन दौलत है सुल्तान ऑफ दिल्ली की जो 200 साल से गठी हुई है वो अपने कब्जे में लेने की। दिल्ली सल्तनत कोलैप्स हुई और देयर वाज नो वन टू मीट हिज इनकर्जन, अब कोई नहीं है उसके सामने खड़ा होने का। और तैमूर की आर्मी ने जो है मर्सीलेसली सैक किया, प्लंडर किया वेरियस टाउन्स जो हैं ऑन द वे टू दिल्ली, रास्ते में आते हुए भी जाते हुए। और तैमूर फिर इंटर होता है दिल्ली में बिना किसी मर्सी के। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को, बोथ हिंदू मुस्लिम्स को जो है, वुमेन चिल्ड्रन जो है लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में मरते हैं। तैमूर इन्वेजन वंस अगेन शोड कि जो डेंजर है फेसिंग वीक गवर्नमेंट इन द कंट्री। जैसे ही दिल्ली कमज़ोर होता था नॉर्थ वेस्ट से कोई ना कोई अटैक करता था। जितनी भी वेल्थ धन दौलत थी वो यहाँ से ले गया, है ना। और लार्ज नंबर ऑफ जो इंडियन आर्टिशियंस थे, मेंशन थे, स्टोन कारपेंटर एटसेट्रा, उनको भी अपने साथ ले गया। सम ऑफ देम हेल्प इन पुटिंग अप, बहुत सारी फाइन बिल्डिंग जो समरकंद में बनी वो यहीं से आर्टिस्ट को ले गया था, आर्किटेक्चर्स को। ही हैड अडोप्टेड उसने एक सिमिलर पॉलिसी अडॉप्ट की थी इन केस ऑफ मेनी ईरानियन टाउन ही हैड कैप्चर्ड। बट जो डायरेक्ट पॉलिटिकल इफेक्ट था तैमूर की जो इन्वेजन का इंडिया में वो बहुत छोटा था। जो इन्वेजन तैमूर की आर्मी ने किया, होएवर इसको कहा जा सकता है कहीं ना कहीं एक फेज़ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूल जो दिल्ली सल्तनत का था, ठीक है, वो ख़त्म होने का। ओल थ्रू तुगलक जो है डायनेस्टी वो लड़खड़ाते 1412 तक रही। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिसइंटीग्रेशन की दिल्ली सल्तनत की कैन नॉट बी अस्क्राइब्ड टू एनी वन रूलर, ठीक है, क्योंकि अगर दिल्ली सल्तनत जो टूटा है ना उसकी जिम्मेवारी हम किसी एक फिरोज पे या मोहम्मद बिन तुगलक पे या अलाउद्दीन किसी एक पे नहीं डाल सकते। वी हैव सीन दैट देयर वर सम परसिस्टेंट प्रॉब्लम,
पूरे मेडिवल टाइम में कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम्स चली आ रही थी। वो था रिलेशनशिप राजा और उसके नोबल्स में, वो था कन्फ्लिक्ट जो लोकल रूलर की और ज़मींदार का, वो था द पुल ऑफ रीजन और जोग्राफिकल फैक्टर जो था। इंडिविजुअल रूलर्स ने कोशिश की इन प्रॉब्लम्स के साथ लड़ने की, लेकिन कोई भी जो है फंडामेंटली सोसाइटी को चेंजेस जो हो रहे थे सोसाइटीज़ में, जो पेरिनियल फैक्टर्स थे उनसे नहीं कोप अप कर पाया। जो डिसइंटीग्रेशन है जो पॉलिटिकल फाइबर का वॉज बीनीथ द सरफेस, और कोई भी वीकनेस अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में होती थी और एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हो जाता था, उससे जो है पूरा डिसइंटीग्रेशन। फिरोज शाह को उस चेन ऑफ इवेंट को कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। जो गैसुद्दीन और मोहम्मद शाह तुगलक के अंदर जो हुआ, तो उसने सीरीज ऑफ रिफॉर्म किए नोबल्स को खुश करने के लिए, सोल्जर्स को खुश करने के लिए। होएवर ये इससे सेंट्रल मशीनरीज और कमज़ोर हो गई, हमने ऊपर देखा है। तो पीरियड 1200 से 1400 में बहुत सारे नए फीचर्स आए इंडियन लोगों की लाइफ में। एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, चेंज ऑफ लाइफ लोगों की बदली, लोगों का रहने सहने का तरीका बदला, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई आर्ट और आर्किटेक्चर्स में। तो दिस विल बी सब्जेक्टेड, ये हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे आगे वाले में, ठीक है। तो ये पूरा दिल्ली सल्तनत का जो है हम लोगों ने जो है 1200 से लेके 1400 तक जो है हमने डिस्कस किया। पिछले में हमने 900 से 1200 के बीच में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब वेरियस चेंजेस, सोशल इकोनॉमी पॉलिटिकल जो भी चेंजेस हैं उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम जो है आगे मूव ऑन हो जाए। तो हम तकरीबन 1400 में आ गए हैं। बाबर कब आता है? 1526 में, ठीक है। तो हम अब यहाँ तक जाएंगे 1400 से जो है 1526 तक जो है वो जाएंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। फिर हम मुगल स्टार्ट करेंगे, वो भी एक लेंदी है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।